Library of Heaven's Path to Eternal Destiny or Story of Zhang Shan और नंबर 0। अध्याय 01 से 10। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। स्वर्ग पथ की लाइब्रेरी 2, शाश्वत नियति। अध्याय 1, स्थिर व्यक्ति, निम्न प्रोफाइल। कम प्रोफाइल रखें। मुझे कम प्रोफाइल रखनी चाहिए। महत्वपूर्ण बातें 3 बार दोहरानी होंगी। मैं, झांग जुबान, हमेशा एक विनम्र और कम महत्वपूर्ण व्यक्ति रहा हूं। मेज पर पानी से लिखी पंक्तियों को देखते हुए झांग जुबान ने अपने थोड़े सूजे हुए गाल को छुआ और अस्तबल में चेस्टनट घोड़े को देखा। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें हरा नहीं सकता, बात यह है कि मुझे कम प्रोफाइल रखना पसंद है। मैं अभी यहाँ आया हूँ और घोड़े के साथ विवाद में नहीं पड़ना चाहता। अगर किसी को पता चले तो अच्छा नहीं लगेगा। अपने आप में बुदबुदाने के बाद झांग जुबान को बहुत बेहतर महसूस हुआ। आकाश में उस युद्ध को 5 वर्ष हो चुके थे। इस समय के दौरान उन्होंने अपना स्वयं का ब्रह्मांड बनाना सीखा और स्वर्ग पथ की एक नई लाइब्रेरी का पुनर्निर्माण किया। सफल होने के बाद ही उन्हें एहसास हुआ कि नई दुनिया को बनाए रखने की सारी ऊर्जा सोर्स वर्ल्ड नामक स्थान से आती है। एक बार कट जाने पर सभी स्रोत ऊर्जा समाप्त हो जाएगी और पूरी दुनिया ढह जाएगी। 5 दिन पहले सोर्स वर्ल्ड अचानक अशांत हो गया और नई दुनिया पर गंभीर प्रभाव पड़ा। यहाँ तक कि सार की प्रतिक्रिया के कारण वह खुद भी गंभीर रूप से घायल हो गए। अनगिनत जिंदगियों और खुद को बचाने के लिए वह ऊर्जा का पीछा करते हुए इस स्थान पर आए। जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया, उनकी खेती घने स्रोत ऊर्जा द्वारा पूरी तरह से सील कर दी गई, जिससे वह शक्तिहीन हो गए। इस समय वह न केवल गंभीर रूप से घायल हो गया था, बल्कि एक सामान्य व्यक्ति से अलग भी नहीं था। बिना किसी पहचान के वह एक आवारा था। आवारा लोग खरीदारी नहीं कर सकते थे, सराय में नहीं रह सकते थे और उनके मारे जाने या पकड़े जाने का खतरा लगातार बना रहता था। झांग जुबान कोई अपवाद नहीं थी। व्हाइट रॉक सिटी में प्रवेश करने के कुछ ही समय बाद उसे मो परिवार ने पकड़ लिया और एक स्थिर व्यक्ति बन गया। सभी युगों का एक महान गुरु। घोड़ों की देखभाल करना एक बात थी, लेकिन घोड़े द्वारा पीटा जाना शर्मनाक था। ये घोड़ा मो परिवार की सबसे बड़ी बेटी मो यांगस्यू की सवारी थी। इसका नाम सुशांग था और इसकी उम्र 3 साल से भी कम थी। इसका स्वभाव उग्र था और उसने पट्टे पर लेने से इनकार कर दिया। इसलिए यह अक्सर भोजन को लेकर उसके साथ झगड़ा करता था, जिससे कई झगड़े हुए। लगातार 3 दिनों तक झांग जुबान ने सहन किया था, लेकिन बहुत हो गया। चौथे दिन दुनिया के इस शासक ने आखिरकार कार्रवाई करने का फैसला किया और परिणामस्वरूप उसके चेहरे पर लात मारी गई। सूजा हुआ पांडा जैसी आंखों वाला चेहरा और उससे भी अधिक गंभीर चोटें आईं। अगर मैं घायल नहीं होता तो मैं निश्चित रूप से तुम्हें मार डालता। गीले तौलिए से अपना चेहरा रगड़ने से उसे कुछ अधिक आराम महसूस हुआ। जैसे ही वह फिर से भूखे रहने की चिंता कर रहा था, उसने तेज कदमों की आहट सुनी। 2 आकृतियां अस्तबल में दाखिल हुई। एक जवान लड़की और एक आदमी। लगभग 16 या 17 साल की लड़की ने गहरे हरे रंग की पोशाक पहनी थी। उसका आचरण सुंदर था और उसकी काली आंखों से शीतलता का आभास होता था। वह कोई और नहीं बल्कि मो परिवार की सबसे बड़ी बेटी और सुशांग की मालिक मो यांगस्यू थी। वह आदमी जो उसके पीछे नहीं था, मोटा था। उसका वजन कम से कम 200 पाउंड था। उसकी आंखें त्रिकोणीय थी और मूंछें थी। वह मो परिवार का प्रबंधक फैंग जिन था, जिसने शुरू में उसे पकड़ लिया था। लानत है। झांग जुबान की पलकें झपकी। पिटाई से गुस्से में आकर उसने सुशांत को बांध दिया था। अगर उन्होंने इसे अभी देखा तो यह निस्संदेह परेशानी का कारण होगा। निश्चित रूप से घोड़े को बंधा हुआ देखकर फैंग जिन का चेहरा लाल हो गया और उन्होंने उसे कठोरता से डांटा। झांग जुबान, तुम नीच नौकर, तुमने सुशांग को बांधने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम मरना चाह रहे हो? मैं बस कमरे की सफाई कर रहा था और सुशांग को परेशान करने से डर रहा था।
झांग जुवान ने तुरंत समझाया, चुप रहो, आप बस एक निम्न स्तर के स्थिर व्यक्ति हैं। बस नियमों का पालन करें। क्या आपको लगता है कि आपको स्वयं निर्णय लेने का अधिकार है? उसकी आंखें ठंडी हो गईं। फैंग जिन ने कहा, मैं आपको बता दूं, युवती कल रिपोर्ट करने और सोर्स पूल असेसमेंट से गुजरने के लिए व्हाइट रॉक अकादमी जा रही है। एक बार जब वह पास हो जाएगी तो वह साधना के पथ पर आगे बढ़ेगी और महान ऊंचाइयों तक पहुंचेगी। यदि आपकी वजह से सुशांत को कुछ होता है तो आप इसका बदला 100 जिंदगियों से नहीं चुका सकते। झांग जुवान हैरान था। स्रोत पूल मूल्यांकन। फैंग जिन ने उत्तर दिया, हाँ, साधना करने के लिए आपको सबसे पहले अपने भीतर स्रोत पूल को ढूंढना होगा और उसे सफलतापूर्वक खोलना होगा। युवा महिला पहले ही ऐसा कर चुकी है और एक सच्ची कृषक बनने के लिए मूल्यांकन से गुजरने के लिए योग्य है। विख्यात। झांग जुवान ने तुरंत इस पर ध्यान दिया। उसके दिमाग में स्रोत पूल और स्रोत पूल मूल्यांकन शब्द है। जैसे ही फैंग जिन बोलना जारी रखने वाली थी, मो यांगसू अचानक बोली, उसकी आवाज लोहे की चोट की तरह ठंडी थी, मैं स्पष्ट रूप से इनाम और सजा देती हूँ। मैं अनायास पुरस्कार नहीं दूंगा, नहीं, मैं जानबूझकर कठोर होऊंगा। सुशांत का कोट चमकदार है, उसकी कंडराएं मजबूत हैं और उसकी आंखें चमकदार हैं। इसका मतलब है कि आप उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं कर रहे हैं। हालांकि एक स्थिर व्यक्ति के रूप में आपने नियमों का पालन नहीं किया और स्वयं निर्णय लिया। यदि सभी ने ऐसा किया तो क्या मो परिवार अराजकता में नहीं पड़ जाएगा? दूसरों के लिए चेतावनी के तौर पर 3 दिन का भोजन रोक दें। हाँ, फैंग जिन ने तुरंत सिर हिलाया। उसका चेहरा चापलूसी से भरा हुआ था। मिस, आप बहुत उदार हैं। वह कोई नहीं है, उस पर बहुत अधिक प्रयास बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। घोड़े की गुलाबी अयाल को धीरे से सहलाते हुए मो यानक्स्यू ने झांग जुवान की ओर देखा और कहा, हालांकि शरद ऋतु शुरू हो गई है, मौसम अभी भी गर्म है। उसे पंखा करने और नहलाने की जिम्मेदारी आपकी है। अगर मुझे पता चले कि सुशांत की हालत खराब है, गर्मी के कारण आपका मूड खराब हो गया है, ये सिर्फ खाना न खाने का मामला नहीं होगा। आपको बाहर खींच लिया जाएगा और पीट पीट कर मार डाला जाएगा। मुझे संदेह है कि कोई भी आपके जैसे तुच्छ व्यक्ति के लिए खड़ा होगा। झांग जुवान ने बार बार सिर हिलाया। चिंता मत करो मिस, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा। उसे निर्देश देने के बाद मो यांगस्यू मुड़ी और बाहर चली गई। वह अभी अभी अस्तबल के पास से गुजरी थी और उसे चिंता थी कि उसकी सवारी की उपेक्षा की जा सकती है। ये देखकर कि सुशांत की अच्छी तरह से देखभाल की गई, उसे आश्वस्त महसूस हुआ। कुछ ही समय बाद फैंग जिन ने बढ़िया भोजन की एक गाड़ी के साथ किसी को भेजा। इसे पहुंचाने वाला व्यक्ति वू जियांग नामक लगभग 30 वर्षीय नौकर था, जो 10 वर्षों से मो परिवार के साथ था। वह अक्सर झांग जुवान का भोजन छोड़ देता था। हालांकि वह झांग जुवान का प्रत्यक्ष पर्यवेक्षक था और आमतौर पर सख्त था। उन्होंने कुछ बार बातचीत की थी। अपनी जिज्ञासा को नियंत्रित करने में असमर्थ, झांग हुआन ने पूछा, मैंने अभी अभी स्टीवर्ट फैंग को सोर्स पूल और सोर्स पूल असेसमेंट का उल्लेख करते सुना है। उनका क्या मतलब है? वे खेती की शर्तें हैं। वू जियांग आमतौर पर कठिन था, लेकिन ये मामले रहस्य नहीं थे। अगर वह नहीं बताता तो भी दूसरों से पूछा जा सकता था, इसलिए उसने इसे छिपाया नहीं। स्रोत ऊर्जा स्वर्ग में सबसे मौलिक शक्ति है। ये दुनिया बना सकती है और अनंत शक्ति के साथ सभी चीजों को बदल सकती है। ऐसी शक्तिशाली शक्ति को नियंत्रित करना आसान नहीं है और स्वाभाविक रूप से विशेष तरीकों की आवश्यकता होती है। थोड़ी देर सुनने के बाद झांग जुवान को समझ आ गया। स्रोत ऊर्जा इतनी शक्तिशाली थी कि उसने अपनी ताकत दिखाते हुए उसकी खेती को भी दबा दिया। इसे अवशोषित करने वाले सामान्य लोग सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड निगलने की तरह तुरंत मर सकते हैं। और स्रोत पूल इस शक्ति के लिए कंटेनर था, मास्टर टीचर महाद्वीप पर खेती में उपयोग किए जाने वाले डेंटियन के समान। उद्धरण चिन्ह ... स्रोत ऊर्जा को 9 ग्रेडों में विभाजित किया गया है, जिसमें 9वीं कक्षा सबसे निचली और पहली कक्षा सबसे ऊंची है।
स्रोत पूल मूल्यांकन आपके स्रोत पूल के ग्रेड का परीक्षण करता है। ग्रेड जितना ऊंचा होगा, आपकी भविष्य की उपलब्धियां उतनी ही अधिक होंगी। अंत में वू जियांग ने उपहास किया, आप ये भी नहीं जानते कि सोर्स पूल क्या है। खेती करने की उम्मीद मत करो, नौकर सिर्फ नौकर है। फीनिक्स बनने का सपना मत देखो। हालांकि मो परिवार मार्शल अभ्यास को प्रतिबंधित नहीं करता है, कला बिना अनुमति के निजी तौर पर खेती करते हुए पकड़े जाने पर फांसी दी जाएगी। वू जियांग को विदा करने के बाद झांग जुवान गहरी सोच में पड़ गया। ऐसा लगता था कि इस दुनिया में मास्टर बनना उतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा था। अकेले सोर्स पूल को ढूंढना और खोलना एक परेशानी भरा मामला था। मुझे पहले एक साधना पद्धति ढूंढनी होगी और फिर उसे अपने अनुरूप संशोधित करना होगा। इस दुनिया में स्वर्ग का पथ आकाश से पूरी तरह से अलग था, जिससे स्वर्ग पथ की साधना पद्धतियां और स्वर्ग पथ की लाइब्रेरी बेकार हो गई। इस समय वह उस समय से भी अधिक कठिन स्थिति में था जब वह पहली बार मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट में स्थानांतरित हुआ था। तब उनकी पहचान कम से कम एक शिक्षक की थी। अब वह सिर्फ एक स्थिर व्यक्ति था। यह एक दयनीय विचार था। इन विकर्षणों को दूर करने के लिए अपना सिर हिलाते हुए झांग जुवान ने लापरवाही से घोड़े को खोल दिया। पड़ोसी टिल्डर सू शांग ने दहाड़ते हुए अपने सामने के खुरों को उठाया और फिर से उसकी ओर लात मारी। स्पष्टतः उसे लगा कि इसे बहुत देर से रिलीज किया गया है और वह कुछ हद तक गुस्से में था। एक अच्छा आदमी घोड़े से नहीं लड़ता। मैं सहन नहीं कर रहा हूँ, मैं कम प्रोफाइल रख रहा हूँ। जैसे ही उसका शरीर हमले से बचने के लिए लहराया, अचानक उसके मन में एक विचार आया। स्रोत ऊर्जा आध्यात्मिक ऊर्जा के समतुल्य है। मास्टर शिक्षक महाद्वीप पर परिष्कृत करने के बाद ये सच्ची ऊर्जा बना सकता है। मैंने जो नई दुनिया बनाई है वह स्रोत ऊर्जा को भी अवशोषित करती है। तो क्या परिष्कृत शक्ति को सीधे सच्ची ऊर्जा के रूप में उपयोग किया जा सकता है? यह विचार एक बार उठने के बाद दबाना असंभव था। एक मानसिक आदेश के साथ झांग जुवान ने जो नई दुनिया बनाई थी वह संचालित होने लगी और शक्ति का एक विशेष स्रोत उसकी हथेली में फैल गया। उस समय सू शांग के सामने के खुर उसके सामने उतरने ही वाले थे। बिना किसी हिचकिचाहट के झांग जुवान ने धीरे से अपनी हथेली को आगे बढ़ाया और शक्ति बाहर निकल गई। टकराना हवा कोड़े की भांति फटती हुई प्रतीत हो रही थी। सू शांग की बड़ी बड़ी आंखें दहशत से भर गईं और एक तेज चीख के साथ वह 10 मीटर ऊपर उड़ गया। जैसे ही वह जमीन पर जोर से गिरा, उसकी गर्दन मुड़ गई और उसने तुरंत सांस लेना बंद कर दिया। डी डेड। झांग जुवान की दृष्टि धुंधली हो गई और उसे रोने का मन हुआ। क्या उसे कम प्रोफाइल नहीं रखनी चाहिए थी? मामला इतनी तेजी से कैसे बढ़ गया? लेकिन किस्मत के झटके से एक आकस्मिक थप्पड़ ने आमतौर पर घमंडी घोड़े को अप्रत्याशित रूप से मार डाला। ये बुरा था, उसने बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी थी। सबसे बड़ी मिस ने इस घोड़े को एक खजाने की तरह माना। उसने मूड खराब होने पर जान से मारने की धमकी दी। अगर उसे पता चला कि उसने इसे मार डाला है तो उसके लिए मो परिवार को जीवित छोड़ने का कोई रास्ता नहीं होगा। नहीं, उसे पहले से ही भागने का रास्ता ढूंढने की जरूरत थी। स्वर्ग पथ की लाइब्रेरी 2 शाश्वत नियति अध्याय 2 शर्त अध्याय 2 शर्त। जैसे ही यह विचार आया, झांग जुवान ने अपना सिर हिला दिया। मो परिवार लोहे की तरह सख्त था। उसे छुट्टी से पहले और खुले तौर पर बाहर निकलने से पहले एक पहचान की आवश्यकता होगी। यदि उसका बस चलता तो बहुत पहले ही निकल गया होता, अब तक नहीं रुका होता। नहीं, मैं इसे क्यों मार सका? निराशा के बाद उसके मन में संदेह का भाव उत्पन्न हो गया। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। वह कई दिनों से इस घोड़े से परेशान था। वह जितना जोर से लड़ता, मार उतनी ही बुरी होती जाती। आज यह अचानक कैसे पलट गया? उसने अपने दिमाग में घटनाओं को दोहराया और अपनी नई दुनिया को देखने से खुद को नहीं रोक सका। ये स्रोत ऊर्जा को अवशोषित करके बनाई गई एक जगह थी जो आकाश की तरह संरचित थी, जिसमें भूमि, पहाड़, महासागर, पौधे और जानवर थे।
सब कुछ वहां था। नई दुनिया के एक क्षेत्र में हजारों मील तक फैला एक विशाल महासागर पूरी तरह से वाष्पित हो गया था, हल्के नीले रंग की किरणों में बदल गया। यही वह शक्ति थी जिसने घोड़े को मार डाला। उसने सोचा था कि सुशांत को मारना दबी हुई शक्ति के जारी होने के कारण था, लेकिन ये पता चला कि ऐसा इसलिए था क्योंकि नई दुनिया जल गई थी। एक घोड़े को मारने से हजारों मील तक फैला महासागर जलमग्न हो गया। यदि इस तरह की लड़ाई कुछ और बार हुई, तो कड़ी मेहनत से जीता गया ब्रह्मांड पूरी तरह से ढह सकता है और गायब हो सकता है। उसकी आत्मा पहले से ही इस जगह से बंधी हुई थी, और अगर वास्तव में ऐसा हुआ, तो उसे भी निश्चित रूप से गंभीर क्षति होगी। ये तरीका अच्छा है, लेकिन बेहतर होगा कि इसे दोबारा इस्तेमाल न करें। इन विचारों को एक तरफ फेंकते हुए झांग जुबान ने फिर से अपने सामने घोड़े की ओर देखा। वह अहंकारी घोड़ा जो इतना आक्रामक था, अब मरा हुआ पड़ा था। वह निश्चल पड़ा रहा, धीरे धीरे कठोर होता गया। यह मो यांगस्यू के 16वें जन्मदिन का उपहार था, और वह इसे बहुत संजोकर रखती है। अब मुझे क्या करना चाहिए? झांग जुबान परेशान थी। उसे बांधने की ही सजा मिली थी। यदि इसका पता चला तो परिणाम स्पष्ट थे। अपनी वर्तमान ताकत के साथ, भले ही वह मो परिवार से बच गया, उसे निश्चित रूप से पकड़ लिया जाएगा और टुकड़ों में काट दिया जाएगा। इस दुनिया में प्रवेश करते हुए वह खुद को बलिदान देने के लिए तैयार था, लेकिन घोड़े के लिए मरना बहुत हास्यास्पद था। नहीं, उसे खुद को बचाने का रास्ता ढूंढना था। क्या होगा अगर तुम उठे और मुझे लात मारो? सुशांत के सामने के खुर को पकड़कर झांग जुबान बुदबुदाया, और यह पता लगाने ही वाला था कि इस दुनिया में स्वर्ग पथ की लाइब्रेरी को कैसे सक्रिय किया जाए, जब उसने अस्तबल के बाहर वू जियांग की आवाज सुनी। झांग जुबान, यहाँ एक युवा महिला सुशांत की प्रशंसक है। इस घोड़े का फर मोटा है और गर्मी को अच्छी तरह से सहन नहीं करता है। आपको इसकी अच्छी तरह से देखभाल करनी चाहिए और कोई गलती नहीं करनी चाहिए। दरवाजा चरमरा कर खुला और वू जियांग के शब्द अचानक बंद हो गए। उसने अपनी आंखें जोर से मली और फिर भयभीत हो गया। हाँ, तुमने इसे मार डाला। उसके अचानक प्रकट होने की उम्मीद न करते हुए झांग जुबान के पास शरीर को छिपाने का भी समय नहीं था। वह एक पल के लिए चुप रहा और फिर समझाया, क्या मैं कह सकता हूँ? यह एक दुर्घटना थी। वू जियांग पागल हो गया। क्या इससे कोई फर्क पड़ता है कि यह एक दुर्घटना थी? आप जानते हैं कि यह घोड़ा युवा महिला के लिए कितना महत्वपूर्ण है। यदि आप मर जाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे अपने साथ नीचे मत खींचो। नहीं, मुझे तुम्हारे साथ सजा नहीं दी जा सकती। रुको, अगर मैं इसकी रिपोर्ट कर दूं तो शायद मैं सजा से बच सकता हूँ। 2 कदम पीछे हटते हुए वू जियांग मुड़ा और बाहर निकल गया और एक पल में गायब हो गया। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। झांग जुबान को उससे इतनी तेज दौड़ने की उम्मीद नहीं थी। उसके पास उसे रोकने का भी समय नहीं था और वह असहाय महसूस कर रहा था। यदि उसे खोजा नहीं गया होता तो उसे शव से निपटने का मौका मिलता। भले ही वह बच न सके, लेकिन कम से कम एक योजना के बारे में सोचने के लिए कुछ घंटे तो खरीद ही सकता था। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था। क्या वह मौत का इंतजार करने वाला था, या थोड़े समय के लिए कुछ शक्ति हासिल करने और मो परिवार से बाहर निकलने के लिए लड़ने के लिए नई दुनिया को जला दे? ये बताने की जरूरत नहीं है कि नई दुनिया कितनी ताकत प्रदान कर सकती है। क्या वह कुछ विशेषज्ञों से लड़ सकता है? लेकिन अगर यह जल गया तो अंदर के सभी जीव मर जाएंगे। यदि ऐसा हुआ तो उनका यहाँ जोखिम भरा आगमन संकट का समाधान नहीं, बल्कि खुद को मार डालने का एक तरीका होगा। मुझे क्या करना चाहिए? रुको, सुशांग मर चुका है, जिसका अर्थ है कि यह एक वस्तु है। यदि यह एक वस्तु है तो इसे आध्यात्मिक रूप से जागृत किया जा सकता है। निराशा में उसके मन में एक विचार आया। स्पिरिट अवेकनिंग तकनीक मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट पर स्पिरिट अवेकने की विशेषता थी। जैसा कि नाम से पता चलता है, ये किसी भी वस्तु की आत्मा को जागृत कर सकता है, उसे जीवन दे सकता है और उसे आदेशों का पालन करवा सकता है, जैसे एक ताओवादी एक ज़ोंबी को नियंत्रित करता है या एक कल्टीवेटर जो उड़ती हुई तलवार चलाता है।
उस समय वांग यंग ने मास्टर टीचर पवेलियन की सभी इमारतों की आत्माओं को भी लड़ने के लिए जगाया था। हालांकि सोर्स एनर्जी ने झांग जुवान की शक्ति को सील कर दिया था, इसलिए आत्मा को जगाने के लिए उसे जलते रहने की आवश्यकता हो सकती है। ये जानते हुए कि यह सबसे कम नुकसानदेह विकल्प था, झांग जुवान ने संकोच नहीं किया। वह फिर से सु शांग के पास आया, अपनी उंगली उठाए और घोड़े के माथे की ओर इशारा किया। बूम! उसकी नई दुनिया में 1,00,000 मील से अधिक लंबी पर्वत श्रृंखला तुरंत बिखर गई, नीली रोशनी की किरणों में बदल गई। फैंग जिन, जैसे ही मैं अंदर गया, मैंने झांग जुवान को सु शांग को मारते हुए देखा और फिर सु शांग जमीन पर गिर गई, सांस नहीं ले रही थी। झांग हुआन ने सु शांग के माथे पर अपनी उंगली रखी ही थी कि आंगन में वू जियांग की व्याख्या गूंज उठी, जिसके बाद तेज कदमों की आवाज सुनाई दी। चरमराहट। दरवाजा जोर से धकेल कर खोला गया और फैंग जिन उन्मत्त होकर सबसे पहले अंदर घुसे। जाहिर है, वू जियांग की रिपोर्ट ने उसे पागल कर दिया था। अस्तबल का दृश्य तुरंत सामने आ गया। झांग जुवान जमीन पर बैठकर घोड़े के सिर पर हाथ फेर रहा था, जबकि वह निश्चल पड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे सचमुच मर गया हो। फैंग जिन का शरीर अनियंत्रित रूप से कांपने लगा। झांग जुवान, तुमने सु शांग को मारने की हिम्मत की। तुम मौत को दावत दे रहे हो। मारना। इससे पहले कि वह अपनी बात समाप्त कर पाता, झांग हुआन ने टोकते हुए कहा, स्टीवर्ट फैंग, आप गलत होंगे। मैं ऐसा कुछ करने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? मैं सु शांग की खुजली मिटा रहा था। फैंग जिन की पलक अनायास ही हिल गई। वह किसी की हत्या करना चाहता था। क्या आपको लगता है कि मैं अंधा हूँ? एक खुजली खुजलाने पर आपने पूरे घोड़े को तख्ते की तरह कठोर बना दिया। इस समय सु शांग का पूरा शरीर सूखे मोजों की तरह कठोर था, बिल्कुल मृत लग रहा था। फिर भी आप मुझसे कह रहे हैं, ये खुजली पैदा करने जैसा है। क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? झांग जुवान मासूम लग रही थी। इसके बारे में क्या ख्याल है? चलो शर्त लगाते हैं। अगर सु शांग वास्तव में मर गया है, तो मैं पूरी जिम्मेदारी लूंगा। आप मेरे साथ जो चाहे कर सकते हैं। लेकिन अगर वह मरा नहीं है, तो मैं उस युवा महिला के साथ जाना चाहूंगा कल व्हाइट रॉक अकादमी में, ये देखने के लिए कि वह सोर्स पूल मूल्यांकन से कैसे गुजरती है। मो यानक्स्यू जैसी युवा महिला जब बाहर जाती थी तो निश्चित रूप से अपने साथ कई परिचारक ले जाती थी। किसे लेना है ये तय करना फैंग जिन के अधिकार क्षेत्र में था। आप एकमात्र नौकर, आपको क्या लगता है कि आप मेरे साथ शर्त लगाने के योग्य हैं? फैंग जिन तड़क गया। मैं योग्य हूँ या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। महत्वपूर्ण बात यह है। झांग जुवान ने अपना सिर खुजलाया, उसकी काली आंखें मासूमियत से भरी थी। अगर सु शांग सचमुच मर गया है, तो भले ही आप मुझे पीट पीट कर मार डालें, आप दोष से बच नहीं पाएंगे। आखिरकार मैं यहाँ हूँ क्योंकि आप मुझे मो परिवार में लाए हैं और आप निर्विवाद जिम्मेदारी लेते हैं। लेकिन अगर सु शांग है जीवित, हर कोई खुश है, युवा महिला प्रसन्न होगी और आप निश्चिंत हो सकते हैं, शायद इनाम भी प्राप्त करें। फैंग जिन, मैं सिर्फ एक नीच नौकर हूँ, मुझे ज्यादा समझ नहीं है यदि मैं जो कह रहा हूँ उसका कोई अर्थ है। आप। फैंग जिन एक पल के लिए स्तब्ध रह गए और उन्होंने फिर से अपने सामने वाले युवक की ओर देखा। उसकी आंखें अनजाने में सिकुड़ गईं। स्वर्ग पद 2 की लाइब्रेरी, शाश्वतनियति अध्याय 3, डांटने वाला घोड़ा अध्याय 3। डांटने वाला घोड़ा। ऐसा नहीं था कि फैंग जिन आवारा लोगों को तुच्छ समझते थे। आवारा के रूप में लेबल किए गए अधिकांश लोग अपराधी, भिखारी या बेघर थे। उनके पास न शक्ति थी, न शिक्षा, न कौशल। एक बड़ी हवेली में प्रवेश करना और नौकर बनना उनके लिए कोई आपदा नहीं बल्कि एक आशीर्वाद था। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। उसने सोचा था कि उसके सामने ये साधारण व्यक्ति वैसा ही है। घोड़े की देखभाल करने में सक्षम होना उनके लिए एक महान कौशल था। अप्रत्याशित रूप से उन्होंने तर्क और तर्क के साथ ये शब्द कहे। यदि सु शांग वास्तव में मर गया होता,
तो उसे लाने वाले प्रबंधक के रूप में वह वास्तव में अपरिहार्य जिम्मेदारी वहन करता और निश्चित रूप से फंसाया जाता। यदि उसने युवती का विश्वास खो दिया, तो जिन नौकरों को उसने पहले धमकाया था, वे प्रतिशोध लेने का अवसर जब्त कर सकते थे और नुकसान उसकी सहनशक्ति से अधिक होगा। फेंग जिन ने झांग जुवान पर एक ठंडी नजर डाली, अपनी आंखें सिकोड़ ली और फिर सू शांग के पास पहुंचे और उसे छूने के लिए आगे बढ़े। उसने जो महसूस किया उससे उसका दिल बैठ गया। वह लगभग खड़ा नहीं हो सका। घोड़ा न केवल अकड़ रहा था, बल्कि ठंडा भी था। और आप कहते हैं कि यह जीवित है? क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? अपना मुंह घुमाते हुए उसने कुछ ही दूरी पर स्थित अस्तबल वाले व्यक्ति की ओर देखा, जिसने पीछे मुड़कर उसकी ओर देखा और कहा, क्या तुमने अपना मन बना लिया है, स्टीवर्ट फेंग? मैं सिर्फ एक आवारा हूँ, लेकिन आप अलग हैं। आप प्रबंधक हैं, मो परिवार के अत्यधिक सम्मानित। अगर कुछ घटित होता है क्योंकि आपने दांव लगाने की हिम्मत नहीं की, तो यह इसके लायक नहीं होगा। इतनी सीधे धमकी दिए जाने से फेंग जिन क्रोधित हो गए, लेकिन उन्हें पता था कि युवक सही था। उसने तुरंत सिर हिलाया। ठीक है, मैं शर्त लगा सकता हूँ। यदि आप सू शांग को वापस जीवन में ला सकते हैं, तो मैं आपको व्हाइट रॉक अकादमी में ले जाऊंगा। यदि आप नहीं कर सकते, भले ही युवा महिला इसका आदेश न दे, मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और बिना पूरी लाश के मृत छोड़ दूंगा। धन्यवाद, स्टीवर्ट फेंग। झांग जुवान ने सुशांग के माथे को थपथपाते हुए चिल्लाया, सोना बंद करो, जल्दी उठो। वू जियांग का मुंह हिल गया। घोड़ा पहले से ही अकड़ गया है और आप अभी भी दिखावा कर रहे हैं। देखते हैं आप इसे कैसे खत्म करते हैं। वह इतने आत्मविश्वास से बोला था, ये सोचकर कि कोई चतुर तरीका है। ऐसे ही मैं भी यह कर सकता हूँ। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त कर पाता, सू शांग ने अचानक अपनी आंखें खोली, उछला, खर्राटा लिया, अपना सिर हिलाया और अपनी पूंछ को जोर से हिलाया। कठोरता का कोई संकेत नहीं दिखाया। ये कैसे संभव है? फेंग जिन पूरी तरह से अवाक रह गए। यदि उसने केवल घोड़े को मरा हुआ देखा होता, तो उसे अभी भी संदेह हो सकता था, लेकिन उसने स्वयं उसे छुआ था और दिल की धड़कन और नाड़ी चली गई थी। फिर भी झांग जुबान के सिर्फ एक शब्द से यह उछल पड़ा। पृथ्वी पर क्या हुआ था? वू जियांग भी उतना ही स्तब्ध था। ठीक है, मैं ऐसा नहीं कर सका। आपने ऐसा कैसे किया? वह पूछे बिना नहीं रह सका। झांग जुबान मुस्कुराया और उसने जो स्पष्टीकरण तैयार किया था उसे बताया। सुशांग हमेशा ठीक था। यह मुझे अच्छी तरह से जानता है और मेरे साथ खेल रहा था। आत्मा जागृति तकनीक का उल्लेख न करना ही बेहतर होगा, क्योंकि उसे यकीन नहीं था कि यह इस दुनिया में मौजूद है या नहीं। वू जियांग ये तर्क दिए बिना नहीं रह सका, असंभव। सुशांग एक गौरवान्वित युवा घोड़ा है। यहाँ तक कि युवा महिला को भी सवारी करने से पहले इसे सहलाना पड़ता है। यह आपकी बात कैसे सुन सकता है और आपके साथ कैसे खेल सकता है? इससे पहले कि वह अपनी बात समाप्त कर पाता, उसने सुशांग को देखा, जो अभी अभी खड़ा हुआ था, अपने शाहबलूत सिर से झांग जुबान के पैर को थपथपा रहा था, एक आज्ञाकारी पिल्ला की तरह व्यवहार कर रहा था। वू जियांग, उसने पहले भी इस घोड़े को खाना खिलाया था और यह हमेशा उसका खाना छीन लेता था और लोगों को बेतरतीब ढंग से लात मारता था। इसे सहन करने में असमर्थ होने पर उसने इसे इस आदमी को सौंप दिया, इस उम्मीद में कि वह उसे खुद को मूर्ख बनाते हुए देखेगा। फिर भी कुछ ही दिनों के बाद वे इतने परिचित हो गए। तुम्हारे साथ खेल रहा हूँ? फेंग जिन ने पूछा। झांग जुबान के चेहरे पर एक बार फिर सरल और ईमानदार भाव दिखा। हाँ, ये लड़का बहुत आज्ञाकारी है। बस इसके माथे पर हाथ फेरो और आप दोस्त बन सकते हैं। फिर यह आपकी बात मानेगा। क्या वह सच है? वू जियांग की आंखें चौड़ी हो गईं, उसे लगा कि शायद वह भी ऐसा कर सकता है। यदि आपको मुझ पर विश्वास नहीं है, तो आप आकर कोशिश कर सकते हैं। झांग जुबान ने आमंत्रित करते हुए हाथ हिलाया। सुशांग को जीवन के किसी भी संकेत के बिना स्थिर खड़ा देखकर वू जियांग ने फेंग जिन की ओर देखा। प्रबंधक को सिर हिलाते देख उसने गहरी सांस ली और पास आया।
ये घोड़ा उस युवती के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। यदि वह इसे आज्ञाकारी बना सका तो मो परिवार में उसकी स्थिति निश्चित रूप से बढ़ जाएगी। सावधानी से आगे बढ़ते हुए, इससे पहले कि उसका हाथ सुशांत के चेहरे को छू पाता, उग्र लाल घोड़ा अचानक मुड़ गया। टकराना। दो बड़े खुर उसकी छाती पर लगे। प्रतिक्रिया के लिए समय दिए बिना वू जियांग को भेजा गया 7 या 8 मीटर उड़ना, जमीन पर जोर से गिरना, मुंह में खून की उल्टी करना। तुमने मुझे धोखा दिया। उठने के लिए संघर्ष करते हुए वू जियांग की दृष्टि धुंधली हो गई। ठीक है, मुझे लगता है कि मैं यह नहीं कर सका। असल में वह समझ गया कि क्या हुआ था। घोड़ा स्पष्ट रूप से क्रोधित था क्योंकि वह चिकोटी काट रहा था और उसने अवसर का लाभ उठाते हुए जवाबी कार्रवाई की। लेकिन घोड़े का सहयोग बहुत अच्छा था। जैसे ही वह शाप देने वाला था, उसने कुछ ही दूरी पर झांग जुवान और सुशांत को देखा। दोनों ने एक ही समय में अपना मुंह खोला, स्पष्ट रूप से शब्द कहा, बेवकूफ। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। वू जियांग का मुंह हिल गया। अपने गुस्से पर काबू न रख पाने के कारण उसने सुशांत की ओर इशारा किया, स्टीवर्ट फेंग, इसने मेरा अपमान किया है। झांग जुवान का श्राप सहनीय था, लेकिन एक घोड़े ने लोगों का अपमान किया। क्या कोई न्याय बचा था? कोई कानून? फेंग जिन ने अपना माथा ढांक लिया। चुप रहो, क्या तुम बहुत शर्मिंदा नहीं हो? घोड़ा लोगों का अपमान करता है। क्या आप अपना दिमाग खो रहे हैं? वू जियांग ने अपनी आंखें जोर से मली। सुशांत चुपचाप झांग जुवान के पीछे खड़ा था। असामान्यता का कोई संकेत नहीं दिखा रहा था, जैसे कि पहले कोसना सिर्फ उसकी कल्पना थी। वू जियांग को नजरअंदाज करते हुए झांग हुआन ने सरल और ईमानदार भाव से प्रबंधक की ओर देखा। फेंग जिन, क्या दांव अभी भी मायने रखता है? बिल्कुल। फेंग जिन को लगा कि उनकी दाढ़ें लगभग टूट रही हैं। चूंकि सुशांग आपकी बात सुनती है, इसलिए इसका अच्छा ख्याल रखें। सुनिश्चित करें कि युवा महिला कल मूल्यांकन के लिए समय पर आए। कार्यक्रम में देरी न करें। ये जानते हुए कि अधिक समय तक रुकने से केवल और अधिक शर्मिंदगी होगी, फेंग जिन जाने के लिए मुड़े। आंगन से बाहर निकलने से ठीक पहले उसने वू जियांग की ओर देखा। जल्दी करो। हाँ हाँ, वू जियांग ने बार बार सिर हिलाया। जैसे ही वह चला गया, वो पीछे मुड़कर देखता रहा, समझ नहीं पा रहा था कि अभी क्या हुआ था। जैसे ही वह अस्तबल से बाहर निकलने वाला था, उसने देखा कि झांग जुवान ने गुस्से में सुशांत के चेहरे पर तमाचा मारा और गुस्से से भरे स्वर में डांटते हुए कहा, तुम्हें अभी लोगों का अपमान करने के लिए किसने कहा था? क्या तुम नियमों को नहीं समझते हो? याद है अपना जगह, तुम सिर्फ एक घोड़ा हो। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। वू जियांग ने फिर से अपनी आंखें मली। झांग हुआन और सुशांत चुपचाप खड़े थे, दोनों उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। अविश्वसनीय। कई बार चीजों को गलत देखने के बाद वू जियांग को अब अपनी आंखों पर भरोसा नहीं रहा। अपना सिर जोर जोर से हिलाते हुए वह तेजी से चला गया। तभी झांग जुवान ने राहत की सांस ली। अब कोई भी उस आदमी की किसी भी बात पर विश्वास नहीं करेगा। सुशांत को पहले डांटना स्वाभाविक रूप से दूसरों के लिए एक दिखावा था, जिसका उद्देश्य उन्हें भ्रमित करना था। इस तरह भले ही कोई और समस्या उत्पन्न हो, वू जियांग उन्हें आसानी से रिपोर्ट करने की हिम्मत नहीं करेगा। आखिरकार संकट पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। आत्मा जागृति तकनीक एक मरे हुए घोड़े को खड़ा कर सकती है और जीवित दिखाई दे सकती है, जिससे लोगों के लिए थोड़े समय में समस्या पर ध्यान देना कठिन हो जाता है। लेकिन मरा तो फिर भी मरा हुआ था। चिलचिलाती मौसम में ये सड़ने से पहले कल तक नहीं टिकेगा। अगर इससे बदबू आने लगे तो सबसे मूर्ख व्यक्ति को भी पता चल जाएगा कि कोई समस्या है और इसे छिपाना असंभव होगा। गड़गड़ाहट टिल्ड। जब झांग जुवान इस बात को लेकर चिंतित था कि वर्तमान स्थिति को कैसे हल किया जाए, तो उसके पेट में जोर से गड़गड़ाहट हुई। इस घोड़े को कई दिनों तक खाना नहीं मिला और इतनी मेहनत के बाद भी वह भूखा मर रहा था। उसका पेट उसकी पीठ से चिपका हुआ था। इसे सड़ने देने के बजाय क्यों नहीं पहले कुछ खा लिया जाए? घोड़ा पहले ही मर चुका था। इसके सड़ने का इंतजार करने के बजाय
वह एक दावत भी कर सकता है। लेकिन अगर उसने इसे सीधे खा लिया और युवा महिला कल इसकी सवारी करना चाहती थी, तो यह आसानी से ध्यान देने योग्य होगा कि एक पैर या एक कान गायब था। यदि वह नहीं खाता तो वह भूखा रह जाता। सोर्स वर्ल्ड में एक क्षेत्र के शासक के रूप में भूख से मरना और भी अधिक अपमानजनक होगा। हो सकता है कि अगर मैं कुछ अंक खाऊं तो ये ध्यान देने योग्य नहीं होगा। जल्द ही झांग जुबान के दिमाग में एक विचार आया। वह रसोई में गया, एक तेज चाकू निकाला और उसे सू शांग की ओर फेंक दिया और अधीरता से अपना हाथ लहराते हुए कहा, अपने दिल, फेफड़े, जिगर, प्लीहा और गुर्दे को खुद ही काट लो और मेरे लिए उन्हें भून लो। मैं बहुत दयालु हूँ, ऐसा करने का मन है। सुशांग, क्या आपको लगता है कि आपने जो कहा उसका कोई मतलब है? स्वर्ग पथ की लाइब्रेरी 2, शाश्वत नियति अध्याय 4, यू जियाओयू अध्याय 4, यू जियाओयू झांग जुबान आलस्य से फैलता हुआ कमरे से बाहर चला गया। कल रात सू शांग की सराय खत्म करने के बाद आराम करने के बजाय उन्होंने नई दुनिया और स्रोत ऊर्जा के बीच संबंधों का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। स्रोत ऊर्जा नए निर्माण की नींव है दुनिया। यह एक 3D प्रिंटर की स्याही की तरह है जो हर चीज को संयोजित करने, दुनिया को विकसित करने, अंतहीन परिवर्तन करने और अनंत शक्ति का उपयोग करने में सक्षम है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि नी यून जैसे साम्राज्य के स्वामी को भी इस दुनिया से एक ही हथेली द्वारा कुचल दिया गया था। गंभीर रूप से पीटे जाने के बाद लिटिल चिक का भी पुनर्जन्म हुआ, बिना ये जाने कि किसने हमला किया। एक बार जब कोई वास्तव में सभी चीजों के इस स्रोत में महारत हासिल कर लेता है और परिष्कृत कर लेता है, तो यह वास्तव में मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट जैसी छोटी दुनिया पर पृथ्वी तोड़ने वाली शक्ति रखता है। इसलिए स्टीवर्ट फैन के साथ दांव लगाना और मो यांगस्यू को व्हाइट रॉक अकादमी तक ले जाना मामूली बातें थी। वास्तविक उद्देश्य साधना तकनीकों को प्राप्त करने, उसके दमन को उठाने और उसके द्वारा बनाई गई स्वर्ग पथ की लाइब्रेरी को इस स्रोत दुनिया के स्वर्ग पथ के साथ जोड़ने का मौका ढूंढना था, जिससे उसकी साधना में तेजी आए। बेशक दूसरा लक्ष्य सोर्स वर्ल्ड निवासी का दर्जा हासिल करना था, अन्यथा हमेशा आवारा बने रहने से सब कुछ असुविधाजनक हो जाएगा। अस्तबल में पहुंचकर उसने अपनी उंगलियां चटका ली। जमीन पर अकड़ चुकी सुशांग अचानक उछल पड़ी। उसकी पूंछ जोर जोर से हिल रही थी, जिससे जमीन पर गिरे हुए पत्ते हिल रहे थे। उसका चेहरा कांप उठा और झांग जुबान अपनी भौहें सिकुड़ने के अलावा कुछ नहीं कर सका। ये बदबूदार है। शरद ऋतु की गर्मी सचमुच भयावह होती है। इधर उधर देखते हुए वह एक तरफ इशारा किए बिना नहीं रह सका और धीरे से निर्देश दिया, जाओ, वहां लुढ़क जाओ। सामान्य अस्तबल बहुत बड़े नहीं होते हैं, लेकिन मो यानेक्स्यू ने सुशांग के लिए बेहतर रहने का माहौल बनाने के लिए विशेष रूप से एक घास वाला क्षेत्र बनाया था। फूलों से भरा ये क्षेत्र 4 से 5 मीटर वर्ग का था, जिससे हल्की सुगंध आ रही थी। आदेश सुनकर घोड़ा तेजी से आगे बढ़ा, जमीन पर लुढ़क गया और गंध घास, मिट्टी और फूलों की गंध से काफी हद तक छिप गई। हालांकि अब भी थोड़ा आराम है, फिर भी यह उतना अप्रिय नहीं था। राहत की सांस लेते हुए झांग जुबान ने घोड़े के कोट को सावधानीपूर्वक तैयार किया, जिससे वह जीवंत और जीवंत दिखे। जैसे ही उसने बात खत्म की, उसने आंगन के बाहर तेजी से कदमों की आहट सुनी। मो यानेक्स्यू, स्टीवर्ट फैंग और वू जियांग अंदर आए। न केवल वे तीनों, बल्कि सफेद फूलों वाली पोशाक पहने एक गोल चेहरे वाली लड़की भी थी, जिसकी कमर पर तांबे की घंटियों की एक छोटी सी डोरी बंधी हुई थी, जो उसके चलते समय बचती थी। जुएर, आपने वादा किया था। मुझे आज इस नस्ल की सवारी करनी है और आप मेरी गाड़ी ले लीजिए। पीछे नहीं हटेंगे। पास जाने से पहले ही लड़की चिल्ला पड़ी। मो यानेक्स्यू ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन सुशांग घमंडी और अलग थलग है, अजनबियों से थोड़ा सावधान रहती है। अगर ये तुम्हें निराश करता है तो मैं जिम्मेदार नहीं होऊंगा। इसे काट दें। पतली लड़की आगे बढ़ी, उसके शरीर पर घंटियां जोर जोर से बज रही थी। क्या आपको लगता है कि मैं, यू जियाओयू, आसानी से डर जाता हूँ?
मैंने एक सोर्स पूल भी खोला है और एक सोर्स योद्धा के रूप में विकसित हो सकता हूँ। मैं घोड़े से क्यों डरूंगा? फिर ठीक है। अपने दोस्त के रवैये को देखकर मो यांगस्यू ने आगे समझाने की जहमत नहीं उठाई और झांग जुवान की ओर देखा। जाओ सू शांग को ले आओ। झांग जुवान ने लगाम खोल दी और घोड़े को दोनों लड़कियों की ओर ले गया। किसी को ये स्वीकार करना होगा कि मो यांगस्यू और यू शियाओयू दोनों सुंदरियां थीं। प्रत्येक का अपना आकर्षण था, एक गुलदाउदी की तरह शांत, दूसरी गौरैया की तरह जीवंत, अलग अलग प्रभाव डालती हुई। हे, मुझे पता था कि तुम मेरे लिए सबसे अच्छे हो, जुएर। अपनी गाड़ी से कहीं अधिक प्रभावशाली राजसी सू शांग को देखकर यू जियाओयू हंसा और घोड़े के सिर को छूने से खुद को रोक नहीं सका। सावधान! मो यांगस्यू चौंक गई और जल्दी से चिल्लाई। ये घोड़ा अपने उग्र स्वभाव को छोड़कर हर तरह से अच्छा था। जब उसके पिता ने पहली बार इसे उसे दिया तो उसने इसे सहलाने की कोशिश की और एक लात मारकर लगभग बेहोश हो गई। हालांकि दूसरों को उसके दोस्त की पहचान नहीं पता होगी, लेकिन वह अच्छी तरह जानती थी। यू शियाओयू व्हाइट रॉक सिटी के लॉर्ड यू लॉन्किंग की बेटी थी, जिनका रुतबा उनसे ऊंचा था। अगर उसे लात मारी गई तो सिर्फ सू शांग ही नहीं बल्कि पूरा मो परिवार इसमें फंसा होगा। जैसे ही वह अपनी सहेली को वापस खींचने वाली थी, उसने देखा कि आमतौर पर उग्र सू शांग न केवल गुस्से में थी बल्कि अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाते हुए और धीरे से उसे थपथपा रही थी, जैसे कि उसका पिछला उग्र स्वभाव कभी था ही नहीं। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। मो यांगस्यू स्तब्ध रह गया। क्या मैंने ये सही देखा? ये कैसे हो सकता है? किस चीज से सावधान? सू शांग के सिर को सहलाते हुए यू जियाओयू ने उत्सुकता से पूछा। यह मो यांगस्यू समझाने ही वाली थी, लेकिन जब उसने यू जियाओयू की अगली चाल देखी तो उसका मुंह हिल गया और वह रुक गई। इस सुंदर चेहरे वाली लड़की ने न केवल सू शांग के सिर को सहलाया बल्कि उसके कानों को भी खींचा और यहाँ तक कि उसके माथे पर भी कई बार हाथ फेरा। उसे आशा थी कि उत्साही घोड़ा जाएगा इस तरह के अपमान से निडर होकर, लेकिन इसके बजाय उसने एक पालतू कुत्ते की तरह व्यवहार किया। गुस्सा नहीं हो रहा था बल्कि आज्ञाकारी रूप से अपनी पूंछ हिला रहा था, लगभग उसे चाट रहा था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। मो यांगस्यू पूरी तरह से अवाक रह गई। क्या एक ही दिन में इतना बदल गया? मुझे लगता है कि सू शांग के साथ घुलना मिलना आसान है, जुएर। क्या तुम नहीं चाहती थी कि मैं उस पर सवार हो? सू शांग को पूरी तरह से सहलाने के बाद यू शियाओयू ने मुंह हिलाया। आने से पहले उसकी सहेली ने इस घोड़े को एक जानवर बताया था जिससे वह उससे दूरी बनाए रखने के लिए तैयार हो गई। किसने सोचा होगा कि यह इतना विनम्र और प्यारा था? शर्माते हुए मो यांगस्यू समझाना चाहती थी, लेकिन समझ नहीं पा रही थी कि कैसे। क्या यह उसकी अपनी गलती हो सकती है और घोड़े को प्यारी चीजें पसंद थी? कुछ गड़बड़ है। मो यांगस्यू ने झांग हुआन की ओर देखा, जो घोड़े का प्रभारी था। वह इस घोड़े को अच्छी तरह से जानती थी, क्योंकि कई नौकर इस नवागंतुक को मौका देते हुए इसे खिलाने से बहुत डरते थे। लेकिन कुछ ही दिनों में इतना बदल गया। अपनी सहेली को उत्तर न देते देख यू जियाओयू ने इस पर ध्यान नहीं दिया। वह घोड़े के पास पहुंची और अपनी ठुड्डी पर उंगली रखकर कुछ परेशान लग रही थी। वह केवल 1.6 मीटर से कुछ अधिक लंबी थी, जो कि एक लड़की के लिए बहुत अधिक नहीं थी। सू शांग एक कुलीन होने के कारण इसकी पीठ की ऊंचाई 1.7 मीटर थी, जिससे इसे माउंट करना मुश्किल हो गया। ये देखकर स्टीवर्ट फैंग ने झांग जुवान की ओर देखा और उपहास किया। झांग जुवान, एक दूल्हे के रूप में आप में जागरूकता की कमी कैसे हो सकती है? नीचे उतरो और मिस यू के लिए एक बढ़ते ब्लॉक के रूप में सेवा करो। एक माउंटिंग ब्लॉक। झांग जुवान स्तब्ध रह गया। बिल्कुल। स्टीवर्ट फैंग की आंखें उपहास से चमक उठी। यह आपके लिए सम्मान की बात है कि मिस यू ने आपके ऊपर घोड़े पर चढ़ने की अनुमति दी। अवसर दिया गया है, कृतघ्न मत बनो। क्या तुमने कल दिखावा नहीं किया? नीचे उतरे और किसी को अपने ऊपर कदम रखने दें, फिर देखें कि आप दूसरों का सामना कैसे करेंगे।
ये दावा करते हुए कि आपने मेरे खिलाफ शर्त जीत ली है। झांग जुवान ने अपना सिर हिलाया। मुझे इस अवसर की आवश्यकता नहीं है। क्या आदेशों की अवहेलना? क्या आप युवती की उपेक्षा कर रहे हैं? स्टीवर्ट फैंग ने क्षमा मांगते हुए कहा, युवा महिला, उसे ठीक से नहीं सिखाना मेरी गलती है। आप उसे चाहे जो भी दंडित करना चाहें, बस शब्द कहें और मैं उसे नौकरों के लिए नियम दिखाने के लिए तुरंत ऐसा करूंगा। मो यानेक्स्यू ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन भावहीन चेहरे के साथ झांग जुवान की ओर देखा। मैं कारण जानना चाहता हूँ। युवा महिला को रिपोर्ट करते समय वास्तव में सू शांग पर चढ़ने के लिए किसी मानव ब्लॉक की आवश्यकता नहीं होती है। हल्की सी मुस्कान के साथ झांग जुवान ने अपने सामने घोड़े की ओर देखा। लेट जाओ, ये सोचकर कि यह एक मजाक है, स्टीवर्ट फैंग ने उपहास किया। यहाँ तक कि युवा महिला ने भी इस तरह के उपचार का आनंद नहीं लिया है। आपको क्या लगता है कि आप कौन हैं, जो इसे नियंत्रित कर रहे हैं? समाप्त होने से पहले गहरे लाल घोड़े ने कई बार सिर हिलाया, फिर धीरे से अपने लंबे शरीर को नीचे किया और बिल्ली की तरह आज्ञाकारी रूप से जमीन पर लेट गया। यह क्या है? मो यांगस्यू, स्टीवर्ट फैंग और अन्य सभी स्तब्ध थे, अविश्वास से भरे हुए थे। स्वर्ग पथ की लाइब्रेरी 2, शाश्वत नियति, अध्याय 5, मक्खियों को आकर्षित करना। अध्याय 5, मक्खियों को आकर्षित करना। इस घोड़े के बारे में वे जो जानते थे, उसके आधार पर यह काफी आश्चर्यजनक होगा यदि ये किसी को इसे पालतू बनाने की अनुमति दे। लेकिन लेटना, लोगों को उस पर चढ़ने देना और दूल्हे की आज्ञा का पालन करना थोड़ा ज्यादा लग रहा था। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। क्या ऐसा हो सकता है कि सू शांग वास्तव में आपसे दोस्ती कर ले और आपकी बातें समझ सके? स्टीवर्ट फैंग पूछने के अलावा कुछ नहीं कर सका। कल इस घोड़े ने झांग जुवान के आदेश का पालन करते हुए मृत होने का नाटक किया, जिससे वह शर्त हार गया। बिल्कुल, झांग जुवान ने सिर हिलाया। क्या चल रहा है? मो यानेक्स्यू ने पूछा। ठीक है। स्टीवर्ट फैंग ने जल्दी से कल की घटनाओं को याद किया, जिसमें झांग हुआन के साथ सू शांग के सहयोग का उल्लेख किया गया, लेकिन शर्त को छोड़ दिया गया। सू शांग ने न केवल विरोध नहीं किया बल्कि हर आदेश का पालन भी किया। आश्चर्यचकित होकर मो यानेक्स्यू ने झांग जुवान की ओर देखा। उसकी आंखों में संदेह का भाव था। क्या आपके पास जानवरों को वश में करने का कौशल है? इस दुनिया में वास्तव में जानवरों को वश में करने का कौशल है, लेकिन इसके लिए विभिन्न अलौकिक क्षमताओं को प्रदर्शित करने से पहले भाग्य को जानना, भाग्य को पहचानना और अंततः भाग्य की स्थापना करना आवश्यक है। ऐसे व्यक्ति अत्यंत दुर्लभ और शक्तिशाली होते हैं, कोई आकस्मिक दूल्हा नहीं। उसके विचारों से अनभिज्ञ झांग जुवान ने अपना सिर खुजलाया और ईमानदारी से उत्तर दिया, मुझे भी नहीं पता कि यह कैसे काम करता है। मेरे लिए इन सोर्स बीस्ट्स को अपने करीब महसूस कराना बहुत आसान लगता है। यदि स्वर्ग पथ की लाइब्रेरी क्रियाशील होती, तो वह जानवरों को वश में करने में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए स्वर्ग पथ की ऊर्जा का उपयोग कर सकता था। लेकिन फिलहाल इसका जानवरों को वश में करने से कोई लेना देना नहीं है। यदि वह वास्तव में कुशल होता, तो उसे पीटा नहीं जाता। पिछले कुछ दिनों से पांडा की निगाहें। निस्संदेह वह ये बातें जोर से नहीं कह सकता था, अन्यथा न केवल वह व्हाइट रॉक अकादमी में जाने का मौका खो देगा, बल्कि उसे एक राक्षस के रूप में भी देखा जा सकता है और मारा जा सकता है। इसलिए उन्हें उनकी धारणाओं के साथ चलना पड़ा। मो यांगस्यू अचंभित रह गई। बहुत सरल। क्या सचमुच कोई है जो स्वाभाविक रूप से इस क्षमता से संपन्न है? मैंने ऐसी चीज के बारे में कभी नहीं सुना है। इसकी किसे परवाह है कि आपने इसके बारे में सुना है या नहीं? क्या ऐसी क्षमता होना अच्छी बात नहीं है? यू जियाओ यू उत्साहित होकर उछल पड़ी। उसकी घंटियां बजने लगी। मेरे पिता ने अभी अभी एक कैंगबैक ईगल को पकड़ा है। लगभग आधा महीना हो गया है और हमने अभी भी इसे वश में नहीं किया है। आप मेरे सोर्स पूल मूल्यांकन के बाद उस जिद्दी पक्षी की बात मानने के लिए मुझे ये दूल्हे उधार दे सकते हैं। कुआं। झांग जुवान ने मो यानेक्स्यू की ओर देखा। दूल्हे के रूप में वह अपनी मर्जी से नहीं जा सकता था।
उसकी चिंता को समझते हुए मो यांगस्यू ने सिर हिलाया। यदि आप ऐसा कर सकते हैं तो ज़ियाओयू की मदद करना ठीक रहेगा। दोस्ती के अलावा शहर के स्वामी के परिवार की सहायता करने से मो परिवार को बहुत फायदा होगा। झांग जुवान ने अपनी मुट्ठियां बंद कर ली। हाँ मिस चून की नई दुनिया को जलाने से उसे आत्मा जागृति तकनीक का उपयोग करने की अनुमति मिली, इसलिए उसकी जानवरों को वश में करने की क्षमता भी प्रयोग करने योग्य होनी चाहिए। यदि वह मना नहीं कर सका तो वह इसका फायदा भी उठा सकता है। निस्संदेह उसे पहले लाभ सुरक्षित करना था। समय समाप्त हो रहा है। यदि हम जल्दी नहीं करते हैं तो हम सोर्स पूल मूल्यांकन से चूक सकते हैं। ज़ियाओयू इधर उधर भटकना बंद करो और घोड़े पर चढ़ जाओ। सूरज की ओर देखते हुए मो यांगस्यू ने आग्रह किया। यू ज़ियाओयू ने सिर हिलाया और घोड़े पर चढ़ गया। एक नर्म हिनहिनाहट के साथ सुशांत खड़ा हुआ और यार्ड से बाहर चला गया। इस घोड़े के बेहद बदले हुए व्यवहार को देखकर मो यांगस्यू ने उसका करीब से पीछा किया। कुछ कदम चलने के बाद वह झांग जुवान की ओर मुड़ी। आप भी हमें फॉलो करें। हाँ, झांग जुवान ने राहत की सांस ली। पहला कदम पूरा हो गया। हालांकि स्टीवर्ट फैंग ने कहा था कि वह उसे अपने साथ ले जाएगा, लेकिन युवती द्वारा उसे व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित करना कहीं बेहतर था। इसने एक मजबूत प्रभाव छोड़ा, जिससे भविष्य की कार्रवाइयां आसान हो गई। मो के निवास के बाहर एक शानदार गाड़ी इंतजार कर रही थी। पूरी तरह से ठोस लकड़ी से बना, ये बहुत मजबूत था और हवा में झंझनाती विभिन्न सजावटों से सुसज्जित था। ये निस्संदेह यू ज़ियाओयू का था। सुशांग की पीठ पर सीधे बैठे हुए यू ज़ियाओयू ने मो यांगस्यू की ओर रुख किया। आप मेरी गाड़ी ले जा सकते हैं। मो यांगस्यू ने सिर हिलाया और गाड़ी के पास रुक गई। झांग जुवान ने स्टीवर्ट फैंग की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, स्टीवर्ट फैंग, क्या आप घुटने टेकेंगे और युवा महिला के लिए एक कदम के रूप में काम करेंगे? घोड़ों के लिए माउंटिंग ब्लॉक के समान गाड़ी पर चढ़ने के लिए कैरेज स्टेप का उपयोग किया जाता है। स्टीवर्ट फैंग द्वारा उसे अपमानित करने के पहले प्रयास को देखते हुए वह जवाबी कार्रवाई करने का मौका नहीं चूकेगा। उसे कष्ट देना नहीं हो रहा। उसका इरादा समझकर स्टीवर्ट फैंग का चेहरा उदास हो गया। मो परिवार के मुख्य प्रबंधक के रूप में सबके सामने घुटने टेकने से उसकी गरिमा नष्ट हो जाएगी। जैसे ही वह झिझक रहा था, झांग जुवान की आवाज फिर से सुनाई दी, आपने कहा था कि मिस यू के लिए आपके ऊपर कदम रखना सम्मान की बात थी। अब जब युवा महिला को गाड़ी में चढ़ने की जरूरत है तो झिझक क्यों? आप? बेशक मैं एक कदम रखूंगा। मैं अभी तक यहाँ नहीं पहुंचा था। आगे शर्मिंदगी के डर से स्टीवर्ट फैंग ने अपना गुस्सा दबाया, वाहन की ओर बढ़े और घुटनों के बल बैठ गए। गति के कारण उनका शरीर हिल रहा था। मो यांगस्यू ने उनकी नोक-झोंक से बेपरवाह होकर गाड़ी में प्रवेश करने के लिए स्टीवर्ट फैंग पर कदम रखने से पहले एक बार फिर झांग हुआन की ओर देखा। तुम दूल्हे बहुत मनोरंजक हो। दोनों के बीच तनाव को देखकर यू ज़ियाओयू ने झांग जुवान को देखकर मुस्कुराया, जिससे डिंपल दिखाई देने लगे। आओ और मेरे लिए घोड़े का नेतृत्व करो। मुझे डर है कि अगर यह चौंक गया तो मैं नियंत्रण खो दूंगा। हाँ, झांग जुवान आगे बढ़ी। इस घोड़े को उसने पहले ही वश में कर लिया था। उसके चौंकने की संभावना लगभग शून्य थी, लेकिन उसने उसके इरादे को समझा, उसके प्रति कुछ एहसान दिखाया और अपनी उपस्थिति बढ़ाने के लिए उसे उपकृत करने में खुशी हुई। यू ज़ियाओयू की घंटियों की झनकार के साथ प्रभावशाली वंशावली ने रास्ता दिखाया, जिसने कई लोगों की निगाहों को अपनी ओर आकर्षित किया। सुशांत के प्रभावशाली आचरण और शानदार गाड़ी को देखकर लोग उन्हें उकसाने से बेहतर जानते थे। लगभग आधे घंटे चलने के बाद एक विशाल इमारत दिखाई दी। ऊंची बाहरी दीवारें अंदर की हरी भरी हरियाली को छिपा नहीं सकी। प्रवेश द्वार के ऊपर की पट्टिका 4 बड़े पात्रों व्हाइट रॉक अकादमी से चमक उठी। बाहर पहले से ही भीड़ जमा हो चुकी थी, जिनमें ज्यादातर 16 या 17 साल के आसपास के किशोर थे। ज़ियाओयू, तुम यहाँ हो? घंटियां सुनकर एक युवक पास आया। 20 के बारे में भूरे नीले रंग की पोशाक पहने हुए उसका चेहरा थोड़ा थोड़ा यू ज़ियाओयू से मिलता जुलता था।
भाई, यू जियाओयू ने उत्साह से हाथ हिलाया। ये यूफेंग शहर के स्वामी का सबसे बड़ा बेटा और यू जियाओयू का भाई था। क्या मैंने तुम्हारे लिए गाड़ी की व्यवस्था नहीं की? तुम घोड़े पर क्यों बैठे हो? यू फेंग ने असमंजस में पूछा। यह एक कुलीन नस्ल है। अधिकांश लोगों को इसकी सवारी करने का मौका भी नहीं मिलता है। यू जियाओयू ने मुंह बनाया, ये देखकर कि उसका भाई मूल्य नहीं पहचान पाया। एक कुलीन। यू फेंग ने घोड़े की जांच की। वास्तव में इसकी बनावट शानदार थी, जिसमें शाहबलूत लाल फर और राजसी उपस्थिति थी, जो इसे प्रभावशाली बनाती थी। जैसे ही वह बोलने ही वाला था, उसकी नजर किसी चीज पर पड़ी जिससे वह ठिठक गया। यह क्या है? मक्खियों को आकर्षित करना। शहर के स्वामी के बेटे की नजर के बाद उन्होंने सुशान के पेट के चारों ओर गंध से आकर्षित होकर दर्जनों मक्खियों को भिनभिनाते हुए देखा। झांक जुबान की भौहें हिल गईं। मैं इसके बारे में भूल गया। फूल कुछ गंधों को छिपा सकते हैं, लेकिन वे इसे छिपा नहीं सकते। मधुमक्खियां या तितलियां ठीक रहेंगी, लेकिन मक्खियों को आकर्षित करना, यह इतना स्पष्ट था कि ध्यान ही नहीं गया कि कुछ गड़बड़ है। स्वर पथ की लाइब्रेरी 2, शाश्वत नियति अध्याय 6, मोयून जेड अध्याय 6, मोयून जेड, मक्खियां। घोड़े से कूदते हुए यू जियाओयू ने जल्दी से सुशान के पेट की जांच की और देखा कि चारों ओर मक्खियों का झुंड भिनभिना रहा है। वह हैरान होकर पास में दूल्हे की ओर मुड़ी। क्या हो रहा है? मक्खियों को दूर करते हुए झांक जुबान शांत रहा। मिस यू, हाल ही में काफी उमस है। इसके अलावा मैंने अकादमी के प्रवेश द्वार पर इसकी कभी उम्मीद नहीं की थी। ये संभवतः उनकी खराब स्वच्छता के कारण है। ये बिल्कुल सामान्य है। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। उन्होंने तुरंत जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लिया। आखिरकार नीचे उतरे बिना और करीब से सूंघे बिना कोई भी निश्चित रूप से नहीं कह सकता था। यू फेंग ने भौहें चढ़ाई। तुम्हारा मतलब है कि ये यहाँ पहुँचने के बाद दिखाई दिए? झांक जुबान ने गुस्से में सिर हिलाया। क्या आप हम नौकरों से पूछताछ कर रहे हैं, यंग मिस्टर यू? मैं सुशान को हर दिन ताजे फूलों से नहलाकर साफ करती हूँ और संवारती हूँ। ये हमेशा साफ रहता है और मिस यू जैसी महिला के लिए उपयुक्त है। यू जियाओयू ने कहा। भाई, वह सही है। सुशान एक बेशकीमती घोड़ा है, जिसे बढ़िया अनाज खिलाया जाता है और अलग से रखा जाता है। सामान्य घोड़ों के विपरीत ये गंदा नहीं है। मैंने इसे पूरे रास्ते चलाया है और इसमें निश्चित रूप से कोई गंध नहीं है। यह अकादमी की समस्या होनी चाहिए। मैं छात्र मामलों के कार्यालय को इसकी रिपोर्ट करूंगा और शिक्षकों से इसे संभालने को कहूंगा। अपनी बहन को बोलता देख यू फेंग ने सवाल करना बंद कर दिया और मुस्कुराया। ये छोटी छोटी बातें हैं। आइए पहले परिसर में प्रवेश करें। एक बार जब आप मूल्यांकन में उत्तीर्ण हो जाएंगे, तो मैं आपको शिक्षक चुनने में मदद करूंगा। यू जियाओयू ने सिर हिलाया और मो यांगसू को फोन करने ही वाला था कि तभी एक मजाकिया आवाज आई। घोड़े कई प्रकार के होते हैं, लेकिन सिर्फ बड़ा और सुंदर होना ही इसे बेशकीमती घोड़ा नहीं बनाता है। उसी समय एक लंबी लड़की, जो अच्छे घोड़े पर सवार थी, धीरे धीरे पास आई। चमकदार काले फर, लंबी पतली गर्दन, शक्तिशाली पैर और चमकदार आंखों वाला ये घोड़ा सुशान से पूरा सिर लंबा था। इसके खुरों ने पत्थर की जमीन पर एक लयबद्ध क्लिप क्लॉप ध्वनि बनाई, जिससे करीब आने से पहले ही दबाव की तीव्र भावना पैदा हो गई। नवागंतुक को पहचानते हुए यू जियाओयू की भौहें तन गईं। लियू मिंगयू, इससे आपका क्या मतलब है? सामने वाली लड़की, लियू मिंगयू, व्हाइट रॉक सिटी के 3 प्रमुख परिवारों में से एक, लियू परिवार के मुखिया की बेटी थी। मो यानिक्सियो और यू जियाओयू के साथ वह शहर की 3 सुंदरियों में से एक थी और हमेशा अन्य 2 के साथ प्रतिस्पर्धा करना पसंद करती थी। हर बैठक अनिवार्य रूप से झगड़े का कारण बनती थी। यू जियाओयू ने अधिक प्रभावशाली दिखने के लिए लियू मिंगयू को मात देने की उम्मीद में सुशान की सवारी करने का विकल्प चुना था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से लड़की और भी लंबा और अधिक प्रभावशाली घोड़ा लेकर आई थी।
क्या ये स्पष्ट नहीं है? लियू मिंग्यू ने लगाम उठाए और अपनी ठुड्डी को हंस की तरह घुमाते हुए कहा, मेरा दाओली सच्चा बेशकीमती घोड़ा है। तुम्हारा तो सर्वोत्तम रूप से एक बछिया ही है, और फिर भी तुम इसे एक बेशकीमती घोड़ा कहने का साहस कर रहे हो। बकवास। अपने होंठ काटते हुए यू जियाओयू का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। वह जवाब देना चाहती थी लेकिन समझ नहीं पा रही थी कि क्या कहे। उसका मुंह सिकुड़ गया, बोलने में असमर्थ हो गई। सु शांग अन्य घोड़ों की तुलना में प्रभावशाली था, लेकिन दाओली के बगल में यह एक बछेड़े जैसा लग रहा था, बिल्कुल भी अलग नहीं दिख रहा था। क्या आप आश्वस्त नहीं हैं? क्या अपने घोड़े को मेरे दाओली से प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत है? यदि यह जीतता है तो मैं इसे एक बेशकीमती घोड़े के रूप में स्वीकार करूंगा। अन्यथा आपको ये स्वीकार करना होगा कि आप अकादमी में बछड़े पर सवार होकर आए थे। लियू मिंग्यू आत्मविश्वास से मुस्कुराए। हम कैसे प्रतिस्पर्धा करें? यू जियाओयू ने बिना किसी डर के अपने हाथ उसके कूल्हों पर रख दिए। उसे चारा लेते देख लियू मिंग्यू ने जारी रखा, ये सरल है। चूंकि सोर्स पूल असेसमेंट आ रहा है, इसलिए उन्हें 1000 मील दौड़ाना व्यवहारिक नहीं है। हालांकि एक बेशकीमती घोड़ा न केवल मजबूत होता है बल्कि मानसिक रूप से लचीला भी होता है। फिर उसने एक भूरा नीला पत्थर निकाला और उसे अपनी हथेली में रखा। मेरे पास मोयूजेड का एक टुकड़ा है, जो कभी कभी युद्ध के मैदान से प्राप्त होता है और योद्धाओं के खून से लथपथ होता है, जो हत्या की आभा से भरपूर होता है। एक बार सक्रिय होने के बाद ये युद्ध के मैदान के माहौल का अनुकरण करता है, जो दिमाग को परेशान करता है। एक सच्चा बेशकीमती घोड़ा 10 मीटर के दायरे में अप्रभावित रहेगा, लेकिन साधारण घोड़ा डर सकता है और घबरा सकता है। अपने घोड़े को प्रयास करने देने का साहस करो। मो यून जेड में एक समृद्ध हत्या की आभा है। एक बार रिलीज होने के बाद ये दिमाग को शांत करता है और मानसिक शक्ति को बढ़ाता है। केवल घोड़े का परीक्षण करने के लिए इतनी कीमती वस्तु का उपयोग करना, जैसा कि लियू परिवार की बेटी से उम्मीद थी, काफी साहसी। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ एक परीक्षण है, बहुत अधिक विनाशकारी आभा बर्बाद नहीं होगी। इसे सील करने के बाद भी पुनः उपयोग किया जा सकता है। ये सच है। आसपास के छात्र आपस में कानाफूसी करने लगे। ओह, यू जियाओयू तुरंत सहमत नहीं हुई, झिझक रही थी क्योंकि यह उसका घोड़ा नहीं था, जिससे निर्णय लेना कठिन हो गया। क्या तुम्हारी हिम्मत नहीं हुई? एक उपहास के साथ लियू मिंग्यू ने अपनी पीठ थपथपाई। यदि नहीं, तो स्वीकार करें कि आप कमतर हैं और बछेड़े पर सवार होकर अकादमी में आए हैं। आप, यू जियाओयू गुस्से में चिल्लाया। हार स्वीकार करने का मतलब होगा कि वह कभी भी अपने प्रतिद्वंद्वी के सामने अपना सिर ऊंचा नहीं रख पाएगी। जैसे ही वह उत्तर के लिए संघर्ष कर रही थी, गाड़ी से एक शांत आवाज आई, हम हिम्मत क्यों नहीं करेंगे? गाड़ी का पर्दा खुला और मो यांगस्यू बाहर निकली। सफेद कपड़े पहने, उसका शांत, नाजुक चेहरा उसकी लंबी और पतली आकृति से मेल खाता था, जिससे उपस्थित सभी युवा प्रशंसा से भर गए। 3 सुंदरियों के बीच टकराव आंखों के लिए दावत था। लियू मिंग्यू को अचानक एहसास हुआ, मैं देख रहा हूँ, यह आपका सु शांग है। ये बिल्कुल फीका दिखता है, बिल्कुल भी प्रभावशाली नहीं है। मो यानिक्स्यू ने जवाब दिया, हम परीक्षण के बाद देखेंगे। हालांकि केवल आपकी स्वीकृति प्राप्त करने का कोई मतलब नहीं है। अगर हम दांव बढ़ा दें तो कैसा रहेगा? लियू मिंग्यू ने पूछा। कैसे? मो यानिक्स्यू ने कहा, ये सरल है। हारने वाले को सार्वजनिक रूप से शियाओयू और मेरे सुशांग से माफी मांगनी होगी और फिर 3 बार चिल्लाना होगा, मैं गलत था। लियू मिंग्यू ने सहमति व्यक्त की। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ एक साधारण परीक्षा नहीं होगी। मैं चाहता हूँ कि सुशांग और दाओली हत्या की आभा का विरोध करने में प्रतिस्पर्धा करें। जो अधिक सामना करेगा वह जीतेगा। नियमों को समझाने और ये देखने के बाद कि हर कोई अभी भी थोड़ा भ्रमित था, लियू मिंग्यू ने कहा, जितना करीब वे मो यून जेड के करीब आते हैं, हत्या की आभा उतनी ही मजबूत होती है। दूसरे शब्दों में, जो घोड़ा करीब आता है वह जीत जाता है। इसके बारे में क्या ख्याल है?
खेलने की हिम्मत करो, ठीक है। मो यांगस्यू ने भौहें चढ़ा ली। हालांकि सू शांग एक बेशकीमती घोड़ा था, वह युवा और मनमौजी था और उसने कभी जीवन मृत्यु की लड़ाई का अनुभव नहीं किया था। हालांकि 10 मीटर की सीमा में प्रवेश करना कोई समस्या नहीं हो सकती है, लेकिन दूसरे घोड़े के साथ प्रतिस्पर्धा करने से परिणाम अनिश्चित हो जाता है। सोचते सोचते अचानक उसे कुछ ख्याल आया और वह कुछ ही दूरी पर दूल्हे की ओर देखने लगी। ये लड़का सू शांग को अच्छा व्यवहार रखने में कामयाब रहा था, उसे हत्या की आभा का भी सामना करने में सक्षम होना चाहिए, है ना? झांग जुआन, आप सू शांग की देखभाल कर रहे हैं, आप तय करें कि प्रतिस्पर्धा करनी है या नहीं। मुझे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि युवती ने सीधे उसका नाम लिया। झांग जुबान आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। फिर उसने अपनी स्थिति पर विचार करना शुरू किया। उनके सामने का दृश्य नाम के लिए टकराव का था, लेकिन अनिवार्य रूप से युवतियां एक दूसरे से आगे निकलने का अवसर ले रही थीं। अपनी वर्तमान भूमिका में, चाहे वह जीते या हारे, उन्हें कोई लाभ नहीं मिलेगा। यह उनके लो प्रोफाइल और विनम्र व्यक्तित्व के विपरीत जाकर उन्हें बहुत विशिष्ट भी बनाएगा। इसे देखते हुए इसमें शामिल होने की कोई जरूरत नहीं थी। ये सोचकर वह जल्दी से झुक गया। मिस, मैं सिर्फ एक दूल्हा हूँ, मैं वास्तव में इसके लायक नहीं हूँ। इससे पहले कि वह अपनी बात समाप्त कर पाता, मो यांगस्यू ने टोकते हुए कहा, चूंकि मैं तुम्हें निर्णय लेने दे रहा हूँ, इसका आपकी स्थिति से कोई लेना देना नहीं है। आपको निर्णय लेने का अधिकार है। यह झांग जुबान परेशान लग रहा था। मैं केवल गुणों की देखभाल करना जानता हूँ, मैं वास्तव में और कुछ नहीं जानता। आपके उच्च सम्मान के लिए धन्यवाद, लेकिन मुझे डर है। मो यांगस्यू ने फिर से टोकते हुए कहा, यदि आप जीतते हैं तो मैं आपको 100 स्रोत सिक्के इनाम दूंगा। ठीक है। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त करती, पहले से झिझक रहे दूल्हे ने अपना हाथ लहराया और दृढ़ अभिव्यक्ति दिखाई, प्रतिस्पर्धा करें, हमें प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए। हम क्यों नहीं करेंगे? स्वर्गपथ की लाइब्रेरी 2, शाश्वत नियति अध्याय 7, एक घोड़े द्वारा उपहास किया जाना अध्याय 7, एक घोड़े द्वारा उपहास किया जाना। स्रोत सिक्के इस दुनिया में मुद्रा थे। दूल्हे के रूप में झांग जुबान का मासिक वेतन केवल 2 या 300 सिक्के था। 100 सोर्स सिक्के जीतने के अवसर के लिए प्रतिस्पर्धा करना एक ऐसा प्रस्ताव था जिसे केवल कोई मूर्ख ही अस्वीकार करेगा। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। पिछले सू शांग के साथ वह निश्चित नहीं हो सका, लेकिन वर्तमान सू शांग पहले ही मर चुका था। आत्मा जागृति तकनीक की बदौलत ये चल और कूद सकता है। साधारण हत्या की आभा उसे विचलित नहीं करेगी। युद्ध के मैदान में भी वह एक कदम भी पीछे नहीं हटेगा। उसे सहमत देखकर मो यांगस्यू के होंठ थोड़े मुड़े, लेकिन यह इतना क्षणभंगुर था कि ध्यान न देने पर कोई भी इसे मिस कर सकता है। उसकी ठंडी आवाज जारी रही, लियू मिंगयू, तुमने उसे सुना। चूंकि तुम प्रतिस्पर्धा करना चाहते हो, मैं बहुत इच्छुक हूँ। बहुत बढ़िया। मुझे डर था कि तुम हिम्मत नहीं करोगे। लियू मिंगयू की आंखें चमक उठी। उसने ये लड़ाई इसलिए चुनी क्योंकि उसे अपने दाओली पर पूरा भरोसा था। एक वास्तविक युद्ध क्षेत्र का अनुभव करने और वास्तविक हत्या की आभा को अपनाने के बाद यह अपमानजनक होगा यदि यह एक साधारण बछेड़े से आगे नहीं निकल सका। अनजान दूल्हे की ओर देखते हुए वह उपहास करने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। इस आदमी को निर्णय लेने दो, आप इस पर पछताएंगे। यू फैंग आगे बढ़ने से खुद को रोक नहीं सका और फुसफुसाया, मिस मो, इतनी जल्दबाजी में इस पर सहमत होना थोड़ा उतावलापन लगता है ना? अगर हम हार गए तो हम उसे सजा देंगे। मो यांगस्यू हंसे। यू फैंग दंग रह गई, फिर उसे अपनी चतुराई का एहसास हुआ। उसने एक बार फिर लड़की की ओर प्रशंसा भरी दृष्टि से देखा। स्थिति को देखते हुए प्रतिस्पर्धा न करने से उनकी प्रतिष्ठा पर असर पड़ेगा, लेकिन हारना और भी बुरा होगा। एक नौकर को निर्णय लेने देने से नुकसान का कोई भी दोष उस पर आ जाएगा, जिससे वह बहुत अधिक शर्मिंदगी से बच जाएगी। हालांकि जीतना उसकी बुद्धिमत्ता को उजागर करेगा।
इतनी जल्दी इस रणनीति के साथ आने से पता चला कि वह व्हाइट रॉक सिटी में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में क्यों प्रसिद्ध थी। अपनी बहन की ओर देखते हुए यू फैंग ने देखा कि यू जियाओयू सुशान के पास खड़ा है। चुपचाप उसका उत्साह बढ़ा रहा है, दोनों लड़कियों के बीच टकराव से बेखबर। यू फैंग अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। व्हाइट रॉक सिटी की 3 सुंदरियों में से एक होने के बावजूद अंतर स्पष्ट था। चलो शुरू करें। दूसरे की उदासी को नजरअंदाज करते हुए लियू मिंग्यू ने हाथ हिलाया और एक काले कपड़े पहने नौकर ने आदरपूर्वक मुयू जेड का स्वागत किया। उसकी हथेली से भूरी नीली ऊर्जा की एक धारा फूट पड़ी, जिसने पत्थर को पूरी तरह से घेर लिया। ये स्रोत शक्ति होनी चाहिए, झांग जुवान ने सोचा। मास्टर शिक्षक महाद्वीप पर उन्होंने सच्ची ऊर्जा की खेती की। सोर्स वर्ल्ड में सोर्स एनर्जी को सोर्स पूल के माध्यम से सोर्स पावर में परिष्कृत किया जाना था, जिससे व्यक्ति मजबूत हो और दुनिया में घूमने में सक्षम हो सके। नौकर स्पष्ट रूप से एक कृषक था जो स्रोत ऊर्जा को परिष्कृत कर सकता था, एक तथाकथित स्रोत योद्धा। इसे सोर्स पावर से भरने के बाद मोयू जेड एक धुंधली आभा बिखेरते हुए सक्रिय होने लगा। युद्ध क्षेत्र जैसी मारक आभा फैल गई। वाह! इस आभा को महसूस करते हुए दर्शकों ने महसूस किया कि उनके दिल तेजी से धड़क रहे हैं, उनके माथे से ठंडा पसीना टपक रहा है और वे तेजी से दर्जनों कदम पीछे हट गए और एक बड़ा गोलाकार स्थान छोड़ दिया। युद्ध के मैदान की हत्या की आभा मजबूत कृषकों को प्रभावित नहीं कर सकती है, लेकिन इन गैर नामांकित छात्रों के लिए ये चुनौतीपूर्ण था। मो यू जेड को जमीन पर रखते हुए लियू मिंग्यू ने मो यांगक्सियो और यू शियाओयू की ओर देखा। मैं पहले जाऊंगा और वहां आपका इंतजार करूंगा। इसके साथ ही वह जेड की आभा में सवार हो गई और जल्द ही 10 मीटर की दूरी तक पहुंच गई। हालांकि हत्या का आभामंडल सघन नहीं था, लेकिन अधिकांश घोड़ों को बेचैन करने के लिए यह पर्याप्त था। यू शियाओयू आगे बढ़ने ही वाली थी कि मो यांगक्सियो ने अपना सिर हिलाया और युवक की ओर देखा। झांग जुवान, जब से आप सहमत हुए हैं मिस लियू के साथ प्रतिस्पर्धा करें। हाँ, 100 स्रोत सिक्कों के लिए झांग जुवान ने संकोच नहीं किया। वह घोड़े पर सवार हुआ और लियू मिंग्यू की ओर चला और जल्द ही 10 मीटर के निशान तक पहुंच गया। सिर्फ एक अनुभवहीन बछेड़ा और तुम मुझसे प्रतिस्पर्धा करना चाहते हो? सपना देखो। एक उपहास के साथ लियू मिंग्यू ने दाओली को एक साथ 5 कदम आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ने का आग्रह किया। अब 5 मीटर के अंदर मो यून जेड तीव्र हत्या की आभा बढ़ गई, यहाँ तक कि लंबा घोड़ा भी अनायास ही कांपने लगा। युद्ध क्षेत्र के अनुभव के बावजूद मानसिक दबाव अपनी सीमा के करीब था। तुम्हें करीब आने की हिम्मत है? लियू मिंग्यू ने अपना सिर उठाते हुए ताना मारा। हालांकि हत्या की आभा ने उस पर भी प्रभाव डाला, दाओली को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा, जिससे उसे बस थोड़ी सी असुविधा हुई। मैं कोशिश करूंगा, घबराहट का संकेत दिखाते हुए झांग जुवान ने सुशान को धक्का दिया और उसे 10 मीटर की सीमा में ले गया। उसके दिमाग में हत्या का आभास घर कर गया। ज्यादा तो नहीं, लेकिन इतना कि एक सामान्य व्यक्ति के लिए मानसिक तनाव पैदा कर दे। बिल्कुल, झांग जुवान के लिए ये हत्या करने वाली आभा कुछ भी नहीं थी। भले ही यह 1000 या 10,000 गुना अधिक शक्तिशाली हो, इसका उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन वह एक विनम्र दूल्हा था, इसलिए उसे कम प्रोफाइल रखने की जरूरत थी। साहपूर्वक चार्ज करना बहुत स्पष्ट होगा। इसे ध्यान में रखते हुए उसने सुशांत को रुकने के लिए नियंत्रित किया और एक दर्दनाक संघर्ष प्रदर्शित किया। उन्होंने अभिनय को गंभीरता से लिया। बिना किसी घबराहट के 10 मीटर की रेंज में प्रवेश करना इस बात की पुष्टि करता है कि सुशांत वास्तव में एक बेशकीमती घोड़ा है। कोई आश्चर्य नहीं कि यह मिस्मो का प्रिय घोड़ा है। ये प्रभावशाली है, हालांकि यह इसकी सीमा है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कितना महान है। जो घोड़ा युद्ध के मैदान में नहीं गया है, वह केवल इतनी दूर तक ही पहुंच सकता है। जिन्होंने स्थिति को समझा, उन्होंने विश्लेषण करना शुरू किया। इन टिप्पणियों को सुनकर यू फैन सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। हालांकि वह कभी भी युद्ध के मैदान में नहीं गया था,
उसने आभा को खत्म करने का दबाव महसूस किया था और जानता था कि इसका मानसिक शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है। सुशांत के लिए बिना घबराए 10 मीटर की रेंज में प्रवेश करना कल्पना से परे था। मो यानिक्स्यू ने भी राहत की सांस ली। वह अपने घोड़े को अच्छी तरह जानती थी और यह हासिल करना कोई छोटी उपलब्धि नहीं थी। ऐसा लगता था कि झांग जुबान के पास वास्तव में कुछ कौशल थे, अन्यथा वह ऐसे जंगली घोड़े को वश में नहीं कर पाता। हालांकि यह अभी भी हार जाएगा, मो यानिक्स्यू ने सोचा। बिना संयम खोए 10 मीटर की सीमा में प्रवेश करना पहले से ही एक सफलता है। उसने महसूस किया कि लियू मिंग्यू तैयार होकर आई थी। उसने जानबूझकर उन्हें शर्मिंदा करने के लिए इस प्रतियोगिता के लिए सहमत होने के लिए उकसाया। उसे जीतने के बारे में कोई भ्रम नहीं था, केवल यह आशा थी कि वह बहुत बुरी तरह न हारे। सीमा में प्रवेश करने के बाद यह मुश्किल से रुका। और तुम ऐसे घोड़े के साथ मुझसे प्रतिस्पर्धा करने का साहस करते हो? सुशांत को रुकते देख लियू मिंग्यू ने व्यंग्य किया। हालांकि इससे पहले कि वह अपना विचार पूरा कर पाती, उसने झिझकते हुए सुशांत को अपना सिर हिलाते हुए और आगे बढ़ते हुए देखा। 1 कदम, घोड़े का चेहरा हिल गया। 2 कदम, घोड़े का चेहरा विकृत हो गया। 3 चरण, घोड़े का चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे वह गिरने वाला हो। इस समय झांग जुबान और सुशांग 1 मीटर से भी कम दूरी पर खड़े लियू मिंग्यू के पास पहुंच गए थे। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। लियू मिंग्यू हक्का बक्का रह गया। उसने घोड़े को अपना सिर हिलाते हुए, आगे बढ़ने में असमर्थ होते हुए और दूल्हे को गिरने के कगार पर दिखाई देते देखा था। फिर भी आगे बढ़ते रहे और ऐसा लगा कि उनमें और अधिक ऊर्जा बची हुई है। लियू मिंग्यू ने अपने होंठ काटे। एक घोड़ा जो कभी युद्ध के मैदान में नहीं गया, 6 मीटर तक पहुंचना ही उसकी सीमा है। मुझे विश्वास नहीं है कि यह मुझसे मेल खा सकता है। जैसे ही वह दाओली को आगे बढ़ने का आग्रह करने वाली थी, उसके बगल वाले घोड़े ने उसके बराबर आकर एक और कदम उठाया। लियू मिंग्यू ने गोल गोल आंखें घुमाई और केवल आधा मीटर दूर सुशांत का बड़ा चेहरा देखा। अचानक उसने अपना मुंह खोला, जिसमें सफेद दांतों की एक पंक्ति दिखाई दी, मानो वह उस पर हंस रहा हो। स्वर पथ की लाइब्रेरी 2, शाश्वत नियति अध्याय 8, जीत या हार अध्याय 8, जीत या हार। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। क्या कोई घोड़ा उस पर हंसा? लियू मिंग्यू पूरी तरह सदमे में थी। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन सबूत उसके सामने था। वह घोड़े पर बैठे दूल्हे को देखने से खुद को नहीं रोक सकी, जो उत्सुकता से पीछे मुड़कर उसकी ओर देख रहा था। उनकी आंखें मिली और दूल्हे ने तुरंत दर्द की झलक दिखाई, जैसे कि वह इसे और सहन नहीं कर सकता। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। लियू मिंग्यू का मुंह हिल गया। क्या वह मेरे लिए कोई शो कर रहा है? वह संदेह से भरी थी और अधिक ध्यान से देखने लगी। युवक था इतना दर्द हुआ कि उसकी आवाज निकलने वाली थी। ऐसा नहीं लग रहा था कि वह झूठ बोल रहा था। रहने भी दो, चूंकि मैं इसका पता नहीं लगा सकता, इसलिए मैं अभी इसे एक तरफ रख दूंगा। अपने दांत पीसते हुए उसने ठंडे स्वर में कहा, तो क्या हुआ यदि आप 5 मीटर के भीतर आ गए? मुझे विश्वास नहीं है कि यह हरा बछेड़ा वास्तव में तुलना कर सकता है। दाओली को उसने अपनी लंबी टांगें घोड़े के पेट पर भींच ली और वे एक बार फिर आगे बढ़ गए। क्लिप क्लॉप। 2 और कदम चलने के बाद वे मोयूजेट से 3 मीटर से भी कम दूरी पर थे। तीव्र जानलेवा आभा लगभग मूर्त थी, जो लगातार उनकी आत्माओं पर हमला कर रही थी। 3 मीटर, ये 3 मीटर भी झेल सकता है, जैसे कि एक बेशकीमती घोड़े से अपेक्षा की जाती है। ये बहुत मजबूत है। ऐसा लग रहा है कि मिस मो की सुशांत हारने वाली है। यह उपलब्धि अनुभवी युद्ध घोड़ों के लिए भी उच्च मानी जाएगी, और सुशांत तो केवल एक बछड़ा था। इसे हासिल करना वास्तव में असंभव था। भीड़ की टिप्पणियां सुनकर लियू मिंग्यू ने अपने मन में चुभने वाली आभा को सहन किया और दूल्हे की ओर देखने लगी। वह ठंडे स्वर में मुस्कुराई, मैं तुम्हें हार स्वीकार करने की सलाह देती हूँ।
ये दूरी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी तुम जैसी साधारण नौकरानी आशा कर सकती है। मैं नहीं करूंगा। युवक की नसें इस तरह उभरी जैसे कि वह किसी भी क्षण गिर सकता है, लेकिन वह हताश होकर डटा रहा। जहां तक सुशांत की बात है, उसके पैर कांप रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वह किसी भी क्षण घबरा जाएगा और नियंत्रण खो देगा। ये देखकर मो यांगस्यू ने भौहें चढ़ा दी और कहा, झांग जुआन, अगर तुम रुक नहीं सकते तो वापस आ जाओ। एक गैप है। हालांकि वह हारना नहीं चाहती थी, लेकिन वह ये भी नहीं चाहती थी कि सुशांत को अपूरणीय क्षति हो। चिंता मत करो मिस, अगर मैं आज मर भी जाऊं तो भी मैं तुम्हारे भरोसे को धोखा नहीं दूंगा। झांग जुआन ने अपने दांत पीस लिए। उसकी बातें सुनकर भले ही मो यांगस्यू आमतौर पर उदासीन रहती थी, उसने संतुष्टि में सिर हिलाया। ये लड़का, फैंग जिन की पलकें हिल गईं। 10 वर्षों से अधिक समय तक मो परिवार में मुख्य प्रबंधक रहने के कारण स्वाभाविक रूप से उसकी चीजों पर नजर थी। युवती के हाव भाव देखकर वह समझ गया कि इस घटना के बाद झांग जुआन को दोबारा परेशान करना असंभव होगा। रहने भी दो, अब से मैं उसके साथ अच्छा व्यवहार करूंगा, उसने सोचा। आगे बढ़ें, झांग जुआन चिल्लाया और खुरों की आवाज गूंज उठी। वह और घोड़ा 2 कदम और आगे बढ़े। इस समय घोड़े का चेहरा प्रेतसेल की तरह मुड़ गया और दूल्हे कांप रहा था जैसे कि उसे मिर्गी हो मुंह से लगभग झाग निकल रहा हो। इसके बावजूद उन्होंने लियू मिंग्यू की स्थिति की बराबरी करते हुए अपनी पकड़ बनाए रखी। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। लियू मिंग्यू पूरी तरह से अवाक रह गया। वह अपना सोर्स पूल खोलने के बाद एक सोर्स योद्धा बनने वाली थी, जिससे उसकी शारीरिक स्थिति स्वाभाविक रूप से मजबूत हो गई। साथ ही दाओली वास्तविक युद्ध क्षेत्रों से गुजरे थे, यही कारण है कि वे इतनी दूर तक आए थे। फिर भी एक अप्रशिक्षित नौकर के साथ मिलकर एक बछड़ा भी ऐसा ही करने में कामयाब रहा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, जाओ, चिल्लाकर उसने अपने घोड़े को फिर आगे बढ़ाया। हालांकि इस बार दाओली ने उसके आदेशों का पालन नहीं किया, बल्कि गुस्से में हिनहिनाया, कूद गया और भागने के लिए मुड़ गया। ये डर गया था। हालांकि यह एक बेशकीमती घोड़ा था, लेकिन ये दबाव नहीं झेल सका और पूरी तरह टूट गया। गड़गड़ाहट। लियू मिंग्यू को फेंक दिया गया और जमीन पर जोर से मारा गया। वह जल्दी से 10 मीटर पीछे हट गई। तभी उसने राहत की सांस ली और दूर झांग जुआन को देखा। 3 मीटर मेरी सीमा है। मुझे विश्वास नहीं है कि आप इससे आगे जा सकते हैं। कम से कम यह एक ड्रॉ है। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त करती, उसने झांग जुआन का क्रूर चेहरा देखा, क्योंकि उसने सुशांत को फिर से आगे बढ़ाया, जो अब मोयूजेड से 2 मीटर से भी कम दूरी पर था। इतना ही नहीं, जबरदस्त जानलेवा आभा के बावजूद उन्होंने रुकने का कोई संकेत नहीं दिखाया और आगे बढ़ते रहे। क्लिप क्लॉप। 1 मीटर, आधा मीटर, केवल 2 सांसों में थका हुआ लग रहा आदमी और घोड़ा मोयूजेड तक पहुंच गए, जिससे दूरी पूरी तरह से बंद हो गई। बिना डरे जानलेवा आभा का सामना करना, यह अविश्वसनीय है। यहाँ तक कि राज्य के सबसे अच्छे योद्धा भी ऐसा नहीं कर सकते। मैंने हमेशा सोचा था कि मिस लियू की दाओली थी बेशकीमती घोड़ों का शिखर, और अब ये पता चला है कि मिस मो की सुशांग ही असली छिपा घोड़ा है। सभी ने आश्चर्य से एक दूसरे को देखा और एक दूसरे की आंखों में सदमा देखा। मोयूजेड की जानलेवा आभा का सामना करते हुए घोड़े की तो बात ही छोड़ दे, यहाँ तक कि खेती के साथ स्रोत योद्धा भी हमेशा इसे प्रबंधित नहीं कर सके। इसी ने सबका सम्मान अर्जित किया। असंभव, मैं कैसे हार सकता हूँ? जबकि अन्य लोग हैरान थे। लियू मिंग्यू को इस पर विश्वास नहीं हो रहा था। दाओली, युद्ध के मैदान का एक बेशकीमती घोड़ा, केवल 3 मीटर तक ही कामयाब रहा। उसने सोचा कि बछेड़ा 10 मीटर के भीतर विफल हो जाएगा, लेकिन वह अंत तक आगे बढ़ गया। ऐसा लग रहा था कि यह किसी भी क्षण ढह सकता है, लेकिन किसी तरह मजबूत होता गया। यह ऐसा है जैसे कोई कह रहा हो, जब से मैं पागल हो गया हूँ, मुझे बहुत बेहतर महसूस हुआ है। विशेष रूप से मूर्ख दिखने वाला दूल्हा, मुड़े हुए मुंह और टेढ़ी आंखों वाला,
उंगलियां हिलाता हुआ। दूर से देखने पर जानलेवा आभा के कारण एक बेवकूफ की तरह दिखता है, फिर भी उसका बद घोड़े की पीठ से चिपका हुआ लगता है, 1 इंच भी नहीं हिलता। वह कभी कभी चिल्लाता था, गेट अप, घोड़े को आगे बढ़ाना। उसने सोचा था कि मो यांगस्यू को उसे प्रतिस्पर्धा करने देने का पछतावा होगा, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई रोएगा, और यह वह खुद ही साबित हुई। ये बहुत अनुचित था। हम जीत गए। यू जियाओयू बहुत दूर तक उत्साह से उछल पड़ा। उसके शरीर पर घंटियां ऐसे बज रही हैं जैसे पतझड़ के पत्ते हवा में सरसराहट कर रहे हों। मो यानिक्स्यू ने भी राहत की सांस ली। उसने फिर से घोड़े पर बैठे दूल्हे की ओर देखा और सिर हिलाए बिना नहीं रह सकी। ये लड़का न केवल एक अच्छे घोड़े को वश में कर सकता था, बल्कि उसमें इतनी दृढ़ता भी थी। प्रभावशाली। एक पल के बाद, ये देखकर कि वह अभी भी हिल रहा था और उसका रुकने का कोई इरादा नहीं था, मो यांगस्यू मदद नहीं कर सका, लेकिन चिल्लाया, झांग जुआन, तुम पहले ही जीत चुकी हो। अब तुम वापस आ सकती हो। हाँ। जानलेवा आभा के प्रभाव में दूल्हे ने, जो अभी भी हिल रहा था, राहत की सांस ली और प्रतिक्रिया देने के लिए दर्द को सहन किया। जैसे ही वह घोड़े को भगाने वाला था, एक अप्रत्याशित परिवर्तन हुआ। इस समय कांपते हुए सू शांग ने अचानक अपना सिर नीचे कर लिया और मो यू जेड को जमीन पर गिरा दिया। हत्यारी आभा, हालांकि यह आत्मा पर अत्याचार कर सकती है, यह उसे गुस्सा दिलाने के लिए एक उपकरण के रूप में भी काम करती है, जिसका उसकी आध्यात्मिकता पर समान प्रभाव पड़ता है। सू शांग जिस आध्यात्मिक स्वभाव के साथ पैदा हुई थी, वह झांग जुबान की आज्ञाओं का पालन करती थी, लेकिन उसके अपने विचार भी थे, जैसे पेट भरने और साफ करने के आदेश का पालन करने के बावजूद खाना पकाने से इनकार करना। अब अपनी आंखों के सामने अपने लिए फायदेमंद खजाना देखकर वह विरोध नहीं कर सका और बिना किसी हिचकिचाहट के जेड पत्थर को पूरा निगल लिया। इसने मो यू जेड खा लिया। सभी लोग आश्चर्य से एक दूसरे की ओर देखने लगे। एक घोड़े ने जानलेवा आभा से भयभीत होने के बजाय उसके स्रोत को निगल लिया। यह अविश्वसनीय था। दूल्हे को देखो, एक कांपती हुई आवाज उठी और सभी ने एक साथ ऊपर देखा। वफादार दूल्हे ने अभी भी अपना सिर अपने हाथों में पकड़ रखा था, कांप रहा था और कांप रहा था। उसकी आंखें पीछे घूम रही थी, हाथ पैर ऐंठ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वह इस जानलेवा आभा को अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता और किसी भी क्षण गिर सकता है। मो यू जेड खा लिया गया है, इसलिए अब कोई जानलेवा आभा नहीं है। वह अभी भी ऐसा क्यों है? यू जियाओयू की हैरान आवाज गूंज उठी। सन्नाटा छा गया। मो यू जेड खाने से जानलेवा आभा शारीरिक रूप से अवरुद्ध हो गई थी। इस समय घोड़े पर सवार एक सामान्य बच्चा भी अप्रभावित रहेगा, फिर भी दूल्हा अभी भी हिल रहा था। क्या चल रहा है? क्या इस चीज में देरी हो रही है? स्वर्गपथ की लाइब्रेरी 2, शाश्वत नियति अध्याय 9, इसके सम्मान के लिए मरो अध्याय 9, अपने सम्मान के लिए मरो। क्वां ये देखकर कि वह अभी भी हिल रहा था और ठीक होने का कोई संकेत नहीं दिखा रहा था, मो यांगस्यू अब और नहीं रुक सका। वह आगे बढ़ी और सू शांग की लगाम खींच ली। क्या तुम ठीक हो? चिंता मत करो मिस, मैं अभी भी रुक सकता हूँ। झांग जुबान की कमजोर आवाज सुनाई दी। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। थोड़ा अजीब महसूस करते हुए मो यांगस्यू को हल्की खांसी हुई और कहा, ठीक है। सू शांग ने मो यू जेड खा लिया। इससे अधिक कोई जानलेवा आभा नहीं है। गया। एक पल के लिए स्तब्ध, झांग जुबान का हिलता हुआ शरीर स्पष्ट रूप से कठोर हो गया। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और अपने चारों ओर हतप्रभ दृष्टि से देखा। यह महसूस करते हुए कि क्या हुआ था, उसकी पलकें शर्मिंदगी से हिल गईं। ऐसा लग रहा था कि उसने कुछ ज्यादा ही ओवरएक्ट कर लिया। मो यून जेड की जानलेवा आभा उसके जैसे दुनिया के स्वामी व्यक्ति के लिए ज्यादा नहीं थी। साथ ही सू शांग ने इसका 99% हिस्सा अवरुद्ध कर दिया। उसे शायद ही कुछ महसूस हुआ, लेकिन अगर उसने बहुत अधिक शांति से काम लिया तो ये संदेहास्पद होगा। तो उसने मानसिक रूप से विक्षिप्त होने का नाटक किया। पीछे देखने पर हो सकता है कि उसने इसे ज्यादा कर दिया हो।
अपने बचाव में कौन अनुमान लगा सकता था कि इस परेशान करने वाले घोड़े की अभिनय क्षमता इतनी खराब थी। न केवल वह मो यून जेड से डरता नहीं था, बल्कि उसने उसे वहीं खा भी लिया। क्या आप अधिक विश्वसनीय हो सकते हैं? मैं झांग जुवान हूँ, अनगिनत जन्मों का स्वामी हूँ, और फिर भी मुझे इतना अविश्वसनीय साथी मिला है। कितना अपमान है, मिस। अगर मैं कहूँ कि जानलेवा आभा इतनी प्रबल थी कि मैं अभी तक ठीक नहीं हो पाया हूँ, तो क्या आप मुझ पर विश्वास करेगी? एक पल के लिए झिझकने के बाद झांग जुवान ने अस्थायी रूप से पूछा। मो यानिक्स्यू ने सिर हिलाया। इस स्पष्टीकरण के अलावा वह कोई अन्य कारण नहीं सोच सकी। झांग जुवान राहत की सांस के साथ उतर गया। जैसे ही वह 100 सोर्स सिक्कों के वादे के बारे में पूछने ही वाला था, एक क्रोधित चिल्लाहट सुनाई दी, मुझे मेरा मो यू जेड वापस दे दो। वह लियू मिंगयू को देखने के लिए मुड़ा, जो अभी बहुत घमंडी था। उसकी आंखें अब लाल हो गई थी। मो यानिक्स्यू ने कहा, आप इसे हमारी प्रतियोगिता के लिए लाए हैं। अब जब सु शांग ने इसे निगल लिया है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। नहीं, आपको इसे मुझे वापस देना होगा। लियू मिंगयू चिंतित दिखे। मो यानिक्स्यू ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, क्या आप बिल्कुल भी समझदार हैं? आप गेम हार गए, आपने माफी भी नहीं मांगी, और अब आप अपना सामान वापस मांग रहे हैं। बहुत खूब। अचानक पहले से दबंग लियू मिंगयू फूट फूट कर रोने लगा। मैंने इसे घर से चुराया है। अगर मेरे पिता को पता चला तो वह मुझे डांटेंगे। कृपया इसे वापस दे दो। अप्रत्याशित रूप से उसे इस तरह रोते हुए देखकर मो यानिक्स्यू को थोड़ी परेशानी हुई। वह झांग जुवान की ओर मुड़ी। क्या आप इसे बाहर निकाल सकते हैं? एक पल सोचने के बाद झांग जुवान ने सिर हिलाया। इसे और घास खिलाओ और यह जल्द ही बाहर आ जाएगा। वह लियू मिंगयू और भी जोर से रोया। ठीक है। शोर से परेशान होकर मो यानिक्स्यू ने अपना हाथ लहराया। मैं अपने परिवार से प्रतिस्थापन के लिए आवेदन करूंगी और इसे आपको वापस भेज दूंगी, लेकिन शर्त हारने के लिए आपको अभी भी माफी मांगनी होगी। रोने से मदद नहीं मिलेगी। हालांकि मो यू जेड दुर्लभ था, मो परिवार 3 प्रमुख परिवारों में से एक होने के नाते अभी भी कुछ टुकड़े छोड़ सकता था। ये सुनकर कि वह इसे वापस ले लेगी, लियू मिंगयू ने अंततः राहत की सांस ली। कुछ और बार रोई, शांत हुई और चारों ओर देखा। मैं अपनी हार स्वीकार करती हूँ और मिस यू और सु शांग से ईमानदारी से माफी मांगती हूँ। यह मेरी गलती थी, मेरी गलती। उसने सहमति के अनुसार 3 बार मेरी गलती दोहराई। ठीक है, यह उससे भी अधिक पसंद है। मो यानिक्स्यू ने राहत की सांस ली, और यहाँ तक कि यू जियाओयू ने भी संतुष्टि में सिर हिलाया। ये लड़की उनके मिलने के बाद से ही उन्हें चुनौती दे रही थी, और उसे इस तरह गिरते हुए देखना काफी संतुष्टदायक था। वह शायद निकट भविष्य में दोबारा परेशानी खड़ी करने की हिम्मत नहीं करेगी। चल दर कोई गहरी नफरत नहीं थी, इसलिए उसे माफी मांगते हुए देखकर मो यानिक्स्यू इसे आगे नहीं बढ़ाना चाहती थी और तुरंत अकादमी में चली गई। इस समय प्रतिस्पर्धा के कारण गेट पर पहले से ही लोगों की भीड़ थी, और वह बंदर की तरह घिरी नहीं रहना चाहती थी। कुछ कदम चलने के बाद उसे कुछ याद आया और वह पीछे मुड़ी। झांग हुआन, मेरे साथ आओ। स्टीवर्ट फैंग, आप और अन्य लोग सु शांग की देखभाल के लिए यहाँ रुकें। मैं। स्टीवर्ट फैंग का मुंह हिल गया, लेकिन उसने और अधिक कहने की हिम्मत नहीं की। एक प्रबंधक के रूप में मिस के साथ अकादमी में प्रवेश करने की योग्यता न होना भी बहुत शर्म की बात थी, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। आखिरकार ये लड़का सु शांग को वश में कर सकता था। धन्यवाद कुमारी। ये देखकर कि वह वास्तव में उसे अपने साथ ले गई, झांग जुवान ने गहरी सांस ली राहत की। उसने सु शांग के कान को थपथपाया और उसके करीब आने से पहले कुछ फुसफुसाया। व्हाइट रॉक अकादमी 10,000 एकड़ में फैली हुई है, जिससे ये काफी विशाल है। इस वर्ष मूल्यांकन देने वाले सभी छात्र अपने परिवारों के साथ बड़े बैग लेकर सड़कों पर चल रहे थे। वहाँ कुछ वरिष्ठ छात्र भी थे, जो नए छात्रों की मदद करने में व्यस्त थे।
मो यानिक्स्यू और यू जियाओयू न केवल अकादमी में बल्कि व्हाइट रॉक सिटी में भी प्रसिद्ध थे। जैसे ही उन्होंने परिसर में प्रवेश किया, उन्होंने कई वरिष्ठ छात्रों को आकर्षित किया जो मदद करना चाहते थे। हालांकि यू फैंग को पास खड़ा देखकर वे सभी शांत हो गए। वह नगर स्वामी का पुत्र था और उनकी प्रतिभा और ताकत से किसी को भी लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं हुई। सोर्स पूल असेसमेंट साइट मार्शल आर्ट क्षेत्र के ठीक आगे है। आइए सीधे वहां जाएं। एक बार जब हमें प्रवेश योग्यता मिल जाएगी, तो हम ये पता लगा सकते हैं कि शिक्षक का चयन कैसे करना है, यू फैंग ने चलते हुए समझाया। मो यानिक्स्यू और यू जियाओयू ने सिर हिलाया। वे अकादमी के नियमों से कुछ हद तक परिचित थे और बिना स्पष्टीकरण के भी जानते थे कि क्या करना है। थोड़ी देर चलने के बाद और आसपास कम लोगों को देखकर यू जियाओयू मुस्कुराते हुए अपने दोस्त के पास आए और अपनी आवाज धीमी कर दी। जुइर, तुम्हारा दूल्हा काफी सक्षम है। कैसा रहेगा? तुम मुझे उसे अपने पास रखने दोगे? तुम्हें उसे लेने दो। मो यानिक्स्यू ने उधर देखा। यू जियाओयू मुस्कुराया। हाँ, वह सिर्फ एक नौकर है। यदि आप उसे मुझे नहीं देना चाहते हैं, तो मैं उसे खरीदने के लिए 1000 सोर सिक्के दे सकता हूँ। मो यानिक्स्यू ने अपना सिर हिलाया। बिक्री के लिए नहीं, कृपया, मैं आपसे विनती कर रहा हूँ। यू जियाओयू ने हताश होकर अपनी आंखें झपकाईं। मो यानिक्स्यू अड़े रहे। ये काम नहीं करेगा। मैंने कहा नहीं, और मेरा मतलब है नहीं। कैंपस के बाहर मिस और झांग जुबान को नजरों से ओझल होते देख वू जियांग अब खुद को रोक नहीं सका। स्टीवर्ट फैंग, झांग जुबान अब युवा महिला का पक्षधर है। मुझे डर है कि वह भविष्य में हमारे लिए परेशानी का कारण बनेगा। अगर वह ऐसा करता है तो हम क्या कर सकते हैं? आप युवती के स्वभाव को जानते हैं। एक बार जब वह कुछ तय कर लेती है, तो परिवार का मुखिया भी उसका विरोध नहीं करेगा। स्टीवर्ट फैंग ने जितना अधिक इसके बारे में सोचा, वह उतना ही क्रोधित होता गया। उसने अपनी कनपटी रगड़ी और पास खड़े सू शांग की ओर देखा। आपको उसकी बात क्यों सुननी है और हमारी नहीं? बिल्कुल। कुछ सोचते ही वू जियांग की आंखें अचानक चमक उठी। चून की झांक जुबान इसे वश में कर सकता है, तो क्या आप ही इसे नहीं कर सकते? स्टीवर्ट फैंग, अब इसे आजमाएं क्यों नहीं? अगर यह काम करता है आपकी स्थिति के साथ, तो झांक का क्या स्थान होगा जुबान के पास है। ठीक है, आइए इसे आजमाएं। युवा महिला को कोई आपत्ति नहीं होगी। स्टीवर्ट फैंग ने अनजाने में सिर हिलाया और सू शांग की ओर कुछ कदम उठाए, ध्यान से उसे छूने के लिए आगे बढ़े। जैसा कि यू जियाओयू ने पहले किया था, घोड़ा बहुत आज्ञाकारी था। ये देखकर कि सू शांग उसके स्पर्श से नहीं कतरा रहा था, फैंग जिन बहुत खुश हुआ। तो इसे वश में करना हमेशा से इतना आसान था। अगर उसे पता होता, तो वह झांक जुबान को सफल नहीं होने देता। ठीक है, वू जियान के पास अच्छे विचार हैं। मैं उसे बाद में इनाम दूंगा। आह भरते हुए फैंग जिन ने घोड़े के चिकने चेहरे पर अपना हाथ रखा। उसके स्पर्श को महसूस करते हुए सू शांग की काली आंखें तीव्र दुख और अपमान से भर गईं, जैसे एक शुद्ध युवती के साथ किसी दुष्ट ने छेड़छाड़ और अपवित्रता की हो। उसकी आंख से एक आंसू गिर गया। अचानक सू शांग तेजी से मुड़ी और सीधे पास की दीवार से जा टकराई। दरार, उसकी पिंडली की हड्डी टूट गई। उसका सिर एक तरफ मुड़ गया और एक बार शक्तिशाली बेशकीमती घोड़े ने तुरंत सांस लेना बंद कर दिया। क्या? फैंग जिन की दृष्टि धुंधली हो गई और वह जमीन पर गिर पड़े। उसके हाथों इस घोड़े के मरने का मतलब था कि वह पूरी तरह से खत्म हो गया। दूसरे लोग इसे छूते हैं और यह प्रसन्न होता है। मैं इसे छूता हूँ और यह शर्म के मारे खुद को मार डालता है। लानत है, मेरे हाथों में क्या खराबी है? वू जियांग को देखते हुए वह जानलेवा इरादे से भर गया। आपके पास कुछ विचार हैं? मैं पहले तुमसे निपटूंगा। स्वर्ग पथ की लाइब्रेरी 2, शाश्वत नियति अध्याय 10। स्वर्ग पथ की लाइब्रेरी सक्रिय अध्याय 10। स्वर्ग पथ का पुस्तकालय सक्रिय व्हाइट रॉक अकादमी के मार्शल आर्ट क्षेत्र में। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। जगह लोगों से खचाखच भरी हुई थी।
मो यानिक्सियो और यू जियाओयू भीड़ के बीच बैठे थे, उनके पीछे झांग जुवान थे। मार्शल आर्ट क्षेत्र के केंद्र में लगभग 30 मीटर व्यास वाला एक गोलाकार क्षेत्र था, जो 9 विशाल आयताकार स्तंभों से घिरा हुआ था। प्रत्येक स्तंभ 50 मीटर से अधिक ऊंचा था, जो आकाश तक पहुंच रहा था। ऊपर की ओर उड़ते हुए 9 विशाल ड्रैगन की तरह लग रहा था। यह अकादमी के 9 ड्रैगन स्तंभ हैं। एक बार स्रोत पूल मूल्यांकन शुरू होने के बाद उप प्रिंसिपल सभी छात्रों का परीक्षण करने के लिए स्वर्ग की भाग्य ऊर्जा को बुलाने के लिए डेस्टिनी डिस्क का उपयोग करेंगे। जो लोग ऊर्जा के एक स्ट्रैंड को बनाए रख सकते हैं वे 9वें होंगे ग्रेड सोर्स पूल, 2 स्ट्रैंड्स 8वीं कक्षा के होंगे, 4 स्ट्रैंड्स 7वीं ग्रेड के होंगे, 8 स्ट्रैंड्स 6ठी क्लास के होंगे। प्रत्येक ग्रेड पिछले ग्रेड को 2 गुना कर देता है। किसी को ऊर्जा के 256 स्ट्रैंड्स को चिन्हित करते हुए बनाए रखना होगा, शुरू से ही असाधारण रूप से प्रतिभाशाली। अपनी बहन को सरल तरीके से समझाने के लिए यू फैंग ने चारों ओर इशारा करते हुए समझाया। बेशक व्हाइट रॉक अकादमी की आवश्यकताएं अधिक नहीं हैं। जब तक आप 9वीं कक्षा तक पहुंचते हैं, आपको एक छात्र के रूप में स्वीकार किया जाएगा। मो यानिक्सियो और यू जियाओयू ने शायद ये पहले सुना था और उन्हें आश्चर्य नहीं हुआ, लेकिन झांग जुबान को ये काफी आकर्षक लगा। स्रोत विश्व में कृषकों को मजबूत बनने के लिए स्रोत ऊर्जा को अवशोषित करने की आवश्यकता थी। सोर्स पूल की तुलना डेंटियन से की जा सकती है, और इसमें जितनी अधिक ऊर्जा होगी, व्यक्ति की भविष्य की उपलब्धियां उतनी ही अधिक होंगी। स्रोत योद्धाओं को 9 स्तरों के साथ स्रोत पूल क्षेत्र भी कहा जाता है। सेंसिंग, पूल सीकिंग, एनर्जी स्टोरेज, बॉडी टेम्परिंग, मेरिडियन अनक्लॉगन, ऑर्गन सीजिंग, सैड बोन, डिवाइन सोल और धर्म पहलू। मूल्यांकन के लिए यहाँ सभी को पाया गया है और सफलतापूर्वक अपना सोर्स पूल खोला, जिसका अर्थ है कि वे सोर्स पूल दायरे के दूसरे स्तर पर पहुँच गए हैं। जैसा कि यू फैंग ने और अधिक समझाया, झांग जुबान को इस दुनिया में शक्ति संरचना की गहरी समझ प्राप्त हुई। ये कुछ हद तक मास्टर टीचर महाद्वीप पर मार्शल आर्ट के 9 स्तरों के समान था, सिवाय इसके कि आध्यात्मिक ऊर्जा को स्रोत ऊर्जा द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, जो मजबूत और अधिक शक्तिशाली थी। सोर्स एनर्जी से प्रेरित एक सोर्स योद्धा थोड़े से प्रयास से ही आकाश में कोंग शी जैसे शक्तिशाली व्यक्ति को आसानी से तोड़ सकता है। ये सोर्स एनर्जी की भयानक शक्ति थी। यदि स्रोत विश्व क्रिप्टन जैसा था, तो आकाश पृथ्वी था। क्लार्क कैंट अपने ग्रह पर भले ही साधारण हो, लेकिन पृथ्वी पर वे अजेय थे। व्हाइट रॉक अकादमी के उप प्रिंसिपल वू युनझो 7वें स्तर के सोर्स पूल में हैं। जेड बोन योद्धा अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली। यू फैंग की आंखों में प्रशंसा भर गई। वाइस प्रिंसिपल वू की ताकत उनके पिता की तुलना में थोड़ी ही कमजोर थी, जिससे वह व्हाइट रॉक सिटी के शीर्ष विशेषज्ञों में से एक बन गए। सोर्स पूल असेसमेंट शुरू होने वाला है। जिन छात्रों के नाम पुकारे गए हैं, कृपया मैदान में आएं। उसी समय मार्शल आर्ट क्षेत्र में एक आवाज गूंज उठी। झांग जुबान ने ऊपर देखा और देखा कि लगभग 50 साल का एक आदमी मैदान के केंद्र में खड़ा था। उसके हाथ में एक फुटबॉल के आकार की डिस्क थी। उप प्रिंसिपल वू युनझो भूरे नीले रंग की पोशाक पहने हुए, उसने अपनी ऊर्जा जारी किए बिना भी अदम्य शक्ति की आभा प्रदर्शित की। ये स्पष्ट था कि भले ही झांग जुबान ने अपनी नई दुनिया को उसकी सीमा तक जला दिया हो, फिर भी वह इस आदमी से बराबरी करने के लिए संघर्ष करेगा। लियू योंगहुई, मेंग जिनबिन, युआन हाओक्सियान जैसे ही नाम पुकारे गए, छात्र तुरंत मैदान के केंद्र की ओर चल पड़े। मो यानिक्सियो और यू जियाओयू नामों के पहले समूह में से थे। आइए करीब आएं। हालांकि 9 ड्रैगन स्तंभों में स्वर्ग की भाग्य ऊर्जा का अधिकांश हिस्सा हो सकता है, लेकिन इसका कुछ हिस्सा अभी भी बिखर जाएगा। अगर हम इसे अवशोषित कर सकते हैं, तो ये बहुत फायदेमंद होगा। यू फैंग मुस्कुराए और खड़े भी हो गए। हालांकि झांग जुबान सिर्फ एक दूल्हा था, उसने पहले भी अपनी बहन की सच्ची मदद की थी। उसके भाई के रूप में वह भी नहीं हो सका कंजूस। हाँ, झांग जुबान ने सिर हिलाया और ऊंचे मंच की ओर पीछे पीछे चला। इस समय 9 ड्रैगन पिलर्स के आसपास का क्षेत्र पहले से ही लोगों से खचाखच भरा हुआ था।
ऐसा लगता था कि हर कोई इस अवसर के बारे में जानता था, इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि वरिष्ठ छात्र भी एक साधारण मूल्यांकन के लिए आए थे। युवा मास्टर यू, स्रोत ऊर्जा और स्वर्ग की भाग्य ऊर्जा, जिसका आपने पहले उल्लेख किया था, के बीच क्या अंतर है? एक खंभे के पास बैठकर झांग जुबान ने उत्सुकता से पूछा। उसने स्रोत ऊर्जा के बारे में पहले भी सुना था, लेकिन ये पहली बार था जब उसने स्वर्ग की भाग्य ऊर्जा के बारे में सुना था। यू फैंग ने समझाया, स्रोत ऊर्जा सभी चीजों का मूल है, जंगली और हिंसक। भले ही किसी ने अपना स्रोत पूल खोल दिया हो, वे इसे लापरवाही से अवशोषित करने की हिम्मत नहीं करेंगे। दूसरी ओर, स्वर्ग की भाग्य ऊर्जा एक विशेष है, डेस्टिनी हॉल द्वारा बेचा जाने वाला आइटम। ये हर किसी की काया के अनुकूल हो सकता है, जो इसे नए खुले सोर्स पूल के पोषण के लिए एकदम सही बनाता है। मैंने खेती नहीं की है और कोई तकनीक नहीं जानता, इसलिए शायद मैं इसे आत्मसात नहीं कर सकता। झांग जुबान ने इसे न समझ पाने के बाद कुछ शर्मिंदगी के साथ बात की। यू फैंग मुस्कुराए, चिंता मत करो, स्वर्ग की भाग्य ऊर्जा स्रोत ऊर्जा जितनी अस्थिर नहीं है। भले ही आपने खेती नहीं की है, फिर भी आप इसे अवशोषित कर सकते हैं, हालांकि प्रक्रिया धीमी होगी। निश्चिंत रहें, ये होगी आपके लिए फायदेमंद। बेशक, आपको इसे ज्यादा नहीं करना चाहिए। अगर आप अभिभूत महसूस करते हैं, तो तुरंत छोड़ दें। इसकी बहुत अधिक मात्रा नुकसान पहुंचा सकती है। समझ गया। झांग जुबान ने कोई और सवाल नहीं पूछते हुए सिर हिलाया। जब दोनों बात कर रहे थे, मंच पहले से ही हजारों की संख्या में छात्रों से भरा हुआ था। जब स्वर्ग की भाग्य ऊर्जा अवतरित होगी, तो आपके स्रोत पूल जितना हो सके उतना अवशोषित करेंगे, जिसे 9 ड्रैगन स्तंभों पर प्रदर्शित किया जाएगा। उस समय आप आसानी से अपनी प्रतिभा के स्तर को जान पाएंगे। उप प्रिंसिपल वू युनझो ने समझाया। सभी ने सिर हिलाया और 9 ड्रैगन स्तंभों की ओर देखा। झांग जुबान ने भी इधर उधर नजर दौड़ाए और जल्द ही उसे मिस मो यांगक्स्यू और यू जियाओयू के नाम मिल गए। साथ ही लियू मिंगयू भी बहुत दूर नहीं थे। थोड़ी देर तक खोजने के बाद झांग जुबान हैरान हो गया। यंग मास्टर यू, आपका नाम वहाँ क्यों नहीं है? सोर्स पूल असेसमेंट नए छात्रों के लिए है। नाम कुछ दिन पहले प्री रजिस्ट्रेशन के दौरान दर्ज किए गए थे और पहचान सत्यापित की गई है। हम बाहरी लोगों के नाम वहाँ नहीं हैं। यू फैंग मुस्कुराया। झांग जुबान को अचानक समझ आ गया। ये शुरू होता है। सब कुछ समझाने के बाद उप प्रिंसिपल वू युनझो ने डेस्टिनी डिस्क को हवा में फेंक दिया। पलक झपकते ही डिस्क 9 ड्रैगन स्तंभों के केंद्र में घूम गई, घूमती रही और प्रकाश की 9 सीधी किरणें छोड़ती रही। खंभों से जुड़ी हुई किरणें किसी चीज को बुलाती हुई प्रतीत होती हैं। स्वर्ग की भाग्य ऊर्जा की अनगिनत धाराएं आकाश में प्रकट हुईं, जो प्रकाश की चमकदार किरणों में परिवर्तित हो गईं और सीधे मंच पर छात्रों की ओर बढ़ गईं। ये रहा। मो यांगक्स्यू, यू जियाओयू और अन्य लोगों ने बात करना बंद कर दिया, अपनी आंखें बंद कर लीं और उतरती ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए अपने दिमाग को खाली कर दिया। यू फैंग ने भी अपनी आंखें बंद कर लीं। झांग जुबान जल्दी में नहीं थी। इसके बजाय उन्होंने 9 ड्रैगन स्तंभों से बाहर निकलने वाली स्वर्ग की भाग्य ऊर्जा को महसूस करने के लिए अपनी मानसिक धारणा का उपयोग किया। हालांकि वह किसी भी साधना तकनीक को नहीं जानता था, झांग जुबान ने एक दुनिया के स्वामी के रूप में बहुत कुछ देखा और अनुभव किया था। उनके पास विभिन्न प्रकार की ऊर्जा से निपटने के लिए कई तरीके थे। अपने मन पर ध्यान केंद्रित करते हुए उन्होंने देखा कि उनके शरीर के चारों ओर शुद्ध ऊर्जा की किरणें बिखरी हुई हैं। आइए एक को आत्मसात करने का प्रयास करें। टेंड्रिल्स जैसी अपनी मानसिक शक्ति का उपयोग करते हुए वह स्वर्ग की भाग्य ऊर्जा के एक कतरे तक पहुंच गया और आसानी से उसे अपने शरीर में खींच लिया। जैसे ही वह इसे अपने शरीर में प्रसारित करने के लिए नियंत्रित करने वाला था और देख रहा था कि क्या यह उसकी चोटों को ठीक कर सकता है और उसे अपने उपयोग के लिए परिवर्तित कर सकता है, झांग जुबान को अपने दिल में एक झटका महसूस हुआ और वह अचानक बेहोश हो गया। स्वर्ग की भाग्य ऊर्जा जिसे उसने अभी अभी अवशोषित किया था, वह तुरंत उसके दिमाग में स्वर्ग पथ की लाइब्रेरी में समा गई। यह सुनहरी उंगली स्रोत ऊर्जा से दबी हुई और इस समय उसके साथ अचानक एक उज्ज्वल प्रकाश जारी किया।
उसके मन में भव्य घंटियों और ढोल की आवाज गड़गड़ाने लगी। स्वर्ग और पृथ्वी पर उपकारी नहीं है, वे सभी चीजों को भूसे के कुत्तों की तरह मानते हैं। सूर्य और चंद्रमा घटते बढ़ते रहते हैं और स्वर्ग और पृथ्वी दोषपूर्ण हैं। बूम! अगले ही पल झांग जुबान को लगा कि वह स्वर्ग पथ की लाइब्रेरी के अंदर फिर से प्रकट हो गया है। अनगिनत किताबों की अलमारियां उसके चारों ओर खड़ी थी, विभिन्न प्रकार की किताबों से भरी हुई, दृष्टि से दूर। स्वर्ग पथ की लाइब्रेरी, जो अनुपयोगी थी, अब स्वर्ग की भाग्य ऊर्जा के एक कतरा को अवशोषित करके सीधे सक्रिय हो गई थी। इस तरह के और अपडेट के लिए कृपया हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सक्षम करें। धन्यवाद।